अभय जो कब से ये सब सुन रहा था, अब उससे ये श्रुति की ये सारी बकवास नहीं सुनी जा रही थी, तो वो उसके दोनों बाजुओं को पकड़ता है और खुद से दूर कर देता है। अभय के इस हरकत से श्रुति खुद को संभालती है, फिर अपनी भीगी पलकों को उठा के अभय की तरफ देखती है तो अभय के चेहरे पे कोई भाव नहीं होता है और उसके नजरों में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नाराजगी नजर आ रही थी। राघव अभी भी वहीं पे किसी मूर्ति की तरह खड़ा होके ये सब देख रहा होता है। इधर अभय श्रुति को एक नज़र देखता है, फिर वहां से जाने लगता है तो श्रुति उसके नज़र में आए नाराजगी की परवाह किए बिना ही वो उसके हाथ को अपने दोनों हाथ से पकड़ के कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप, कम से कम कुछ बोल तो दीजिए। अपने हाथ को पकड़ा देख अभय गुस्से से श्रुति की तरफ बढ़ता है और उसके आंखों में गुस्से से झांकते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और उसके साथ साथ ये बचकानी हरकतें भी, और यहाँ पे सब हमें ही देख रहे हैं तो तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, समझी। इतना कह के वो उसके हाथ को झटक देता है और वहां से जाने लगता है। अभय को जाता देख मिंटू और उसके गार्ड भी अभय के पीछे चले जाते हैं। अभय के इस हरकत को देख के श्रुति अपनी बड़ी बड़ी आंखें, जिसमें अभी भी आंसू थे, वो उन्हीं आंखों से अभय को जाता देख के उसकी बात को सोच रही थी। फिर खुद से कहती है, हमने ऐसा क्या कह दिया जो वो शर्मिंदा हो रहे हैं। इतना कह के वो अभय की तरफ उसके पीछे चली जाती है। राघव अब तक एक भी शब्द नहीं बोला था, वो अभी तक उन सब से उबर नहीं पाया था। तभी उसका गार्ड उसके पास आके उसे चलने के लिए कहता है तो राघव अपने होश में वापस आता है और वहां पे श्रुति और अभय को न पाए चारों तरफ देखता है तो उसकी एग्जिट डोर पे जाती है, जहां से श्रुति बाहर जा रही होती। ये देख के वो भी उसके पीछे निकल जाता है। इधर अभय जो अपनी कार में बैठ चुका था, श्रुति उसके पास आती है और उसके कार के शीशे को खटखटाते हुए कहती है, आपको क्या हुआ है सर, प्लीज आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, कुछ तो बोलिए। लेकिन अभय पे श्रुति के किसी बातों का असर नहीं हो रहा था, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और कार को वहां से तेजी से निकाल लेता है, जिसकी वजह से श्रुति गिरती की राघव उसे उसके कमर से पकड़ के उसे संभाल लेता है। फिर अपनी तरफ खींचता है तो उसे उसकी आंखों में अभय को ऐसे कुछ कहे बिना जाता देख उसे तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन आज उसके आंखों में एक अलग ही चमक के साथ ढेर सारे मिले जुले भाव थे और अभय के लिए बेइंतहा प्यार था। ये देख के वो अपनी नजरें फेर लेता है, फिर खुद को संभाल के कहता है, क्या पार्टनर मना किया है न मैंने तुम्हें कि तुम ऐसे किसी कार के पीछे मत भागा करो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। इतना कह के वो अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है। उधर श्रुति राघव से कहती है, जो अब उससे दूर हो चुकी थी, राघव हमने क्या गलत कहा है जो सर ने बिना कुछ कहे या जवाब दिए बिना ही यहाँ से चले गए। हम उनसे प्यार करते हैं, इसमें हमारी क्या गलती, उन्हें कुछ तो कहना चाहिए था। तुम्हें पता है जब हमने सुना कि अभय सर का एक्सीडेंट हो गया है तो हमारी तो जान ही निकल गई थी। हम कितने डर गए थे हम नहीं बता सकते, हमें लगा कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। वो एक सांस में सब कहे जा रही थी और राघव खामोशी से उसकी सारी बात सुने जा रहा था और देख रहा था कि श्रुति के दिल में अभय के लिए कितनी फिक्र, परवाह और प्यार है, जो उसके आंखों में साफ साफ दिख रहा है। श्रुति बोलते हुए ही उसकी नज़र राघव के हाथ सर पे बंधे पट्टी पे जाती है। तभी उसकी नज़र राघव के हाथ से रिसते हुए खून पी जाती है तो वो हैरान होके कहती है, तुम्हें चोट कैसे लगी। ये सुन के राघव खुद को देखता है तो उसकी नज़र अपने हाथ पे जाती है तो उसे याद आता है कि जब श्रुति अभय के पास उसके कार के पास आई तो तब उसने अपने चोट लगे हाथ की मुट्ठी बना के दीवार पे कस के मार देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून रिस रहा था। वो तो भूल ही गया था कि उसे भी चोट लगा था। वो कहता है, बताता हूँ, रही बात इस खून की तो शायद पट्टी सही से बंधी नहीं होगी जिसकी वजह से खून रिसने लगा होगा, लेकिन पहले कुछ खा ले क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो श्रुति कहती है, नहीं पहले हम तुम्हारा ड्रेसिंग करवाएंगे तुम्हारे हाथ का। रही बात खाने की तो हमारा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। तो राघव कहता है, ठीक है लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा खा लो पार्टनर, मेरे साथ। तो श्रुति बोलती है, नहीं राघव बिल्कुल मन नहीं है। तो राघव फिर से उस पे दबाव देता है तो श्रुति बोलती है, अच्छा ठीक है, पहले तुम ड्रेसिंग करवा लो फिर तुम कुछ खा लेना और हमारे लिए कोई ड्रिंक ऑर्डर कर देना, ठीक है न। तो राघव भी हाँ कहता है तो दोनों वापस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं और अंदर आके एक तरफ बैठ जाते हैं, फिर अपना ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद श्रुति पूछती है, बोलो राघव तुम्हें चोट कैसे लगी। तो राघव कहता है,
वो मैं और मिस्टर मल्होत्रा दोनों साथ में ही तुम्हारे पास आने के लिए आ रहे थे, तभी बीच में एक ट्रक वाला हमारे सामने से आ रहा था तो मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी कार को उस ट्रक के टक्कर से बचने के लिए कार को बाएं तरफ मोड़ लिया, लेकिन डिसबैलेंस खोने की वजह से हमारी कार एक पेड़ से जा लड़ी। वो तो शुक्र था कि हमने सीट बेल्ट पहने हुए थे और हमारे गार्ड सही समय पे आके हमें वहां से बचा के बाहर निकल लिए थे, जिसकी वजह से हमें बस कुछ चोटें लगी हैं। तब तक उनका खाना भी आ जाता है तो श्रुति खाना को सर्व करते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो न? तो राघव हाँ कहता है, फिर अपना सिर नीचे करके शांति से खाना खाने लगता है। श्रुति को बड़ी हैरानी होती है कि राघव जो हमेशा इतना बोलता रहता है, उसे परेशान करता रहता है, वो आज अचानक से इतना शांत क्यों हुआ है। वो यही सब सोचते हुए अपने सामने के ग्लास को उठा के एक सांस में उस ग्लास के ड्रिंक को खत्म कर देती है। फिर राघव से पूछती है, क्या हुआ राघव, तुम आज इतने चुप क्यों हो? तो राघव कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे दर्द हो रहा है तो वो चुप है। ये सुन के श्रुति भी शांत हो जाती है। इधर श्रुति खड़ी होती है लेकिन वो लड़खड़ा जाती है। ये देख के राघव अपनी जगह से उठ के श्रुति को संभालता है और वापस उसे अपनी जगह बैठा के कहता है, क्या हुआ पार्टनर, तुम लड़खड़ा क्यों रही हो? तो श्रुति राघव की तरफ देख के किसी छोटे बच्चों की तरह अपना मुंह बना के प्यार से कहती, कुछ तो नहीं हुआ है। जब राघव की नज़र श्रुति पे जाती है तो उसकी आंखें लाल और गाल गुलाबी लगते हैं और मुंह से शराब की महक आ रही होती है। तो वो समझ जाता है कि श्रुति ने शराब पी लिया है, लेकिन कैसे? वो ये सोच के अपने सामने रखे टेबल पे से ग्लास उठाता है, फिर सूंघता है तो वो समझ जाता है कि वेटर से गलती से अल्कोहल यहाँ रख के चला गया था। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और वहाँ के वेटर को बुलाता है और उस पे भड़कते हुए कहता है, आपको ध्यान नहीं रहता है कि आप किस कस्टमर का क्या ऑर्डर है? आपने हमारे टेबल पे अल्कोहल का ग्लास कैसे रख दिया? इतना कह के वो उस ग्लास को उसे दिखाने लगता है। वेटर जो राघव के चिल्लाने से घबरा सा गया था, वो डरते हुए उस ग्लास को देखता है तो सच में वहाँ पे शराब ही था। ये देख के वो नम्रता से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सर, ये गलती से हो गया, आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसी गलती दोबारा न हो। सॉरी। तो राघव फिर से उस पे भड़कते हुए कहता है, क्या सॉरी, आपकी वजह से मेरी दोस्त की हालत खराब हो गई है। देखिए। इतना कह के वो जैसे ही श्रुति की तरफ इशारा करता है तो श्रुति को वहां न पाके उसकी आंखें फैल जाती हैं और चारों तरफ नजर दौड़ता है, लेकिन उसे श्रुति कहीं नजर नहीं आती है। तभी वो गुस्से से उस वेटर को देखता है, फिर अपने वॉलेट से पैसे निकाल ले टेबल पे रखते हुए कहता है, बाद में देखता हूँ मैं तुम्हें। इतना कह के वो उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और चारों तरफ उसे ढूंढने के साथ अपने गार्ड को भी उसे ढूंढने के लिए लगा देता है। इधर अभय अपनी कार को इतनी स्पीड से चला रहा था कि उसे सामने से आती कार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना किसी भाव के अपने कार को ड्राइव कर रहा होता है। फिर वो अचानक से अपने कार पे ब्रेक लगाता है तो एक तेज की आवाज से उसकी कार एक सुनसान जगह पे रुक जाती है। फिर वो अपने कार में बैठे ही अपने वॉलेट को निकलता है और उसे खोल के उसमें से ईशा की तस्वीर देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। मिस सक्सेना का दिमाग खराब हो गया है। वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है, कैसे मुझसे प्यार कर सकती है? मैं उन्हें प्यार नहीं करता क्योंकि मेरी जिंदगी में और इस दिल में सिर्फ तुम हो, उसके अलावा कोई नहीं। फिर थोड़ी देर शांत रहा के आगे कहता है, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मिस सक्सेना के दिल और दिमाग में मेरे लिए कुछ ऐसा चल रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे कब का दूर हो चुका होता उससे, लेकिन अभी भी वक्त है। वो मुझसे दूर रहेंगी, उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मुझसे प्यार करने से सिर्फ उन्हें ही तकलीफ होगी और मैं कभी उनसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। और मुझे पता है कि एक तरफा प्यार अगर सुकून भी देता है तो तकलीफ भी उतनी ही देता है। मुझे पता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो अगर किसी और के साथ है, खुश है, तो ये देख के ये दिल भी खुश हो जाता है और सुकून मिलता है कि चलो कम से कम वो खुश तो हैं। लेकिन दूसरी तरफ तकलीफ भी उतनी ही होती है कि क्यों वो प्यार हमारा नहीं हो पाया। काश वो हमारी किस्मत में भी होती। और भी पता नहीं कितने मिले जुले भावों के साथ एक तरफा प्यार करने वाले गुजरते हैं। उन्हें पता होता है कि वो उनका कभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये दिल पागलों की तरह उसी इंसान को चाहेगा जो उसका है ही नहीं, जो किसी और की अमानत है। ये सब कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो उन्हीं नम आंखों से ईशा की तस्वीर को देखने लगता है। कुछ देर तस्वीर को देखने के बाद वो कहता है,
मिस सक्सेना को अपने इस बचपने से बाहर निकलना होगा। उन्हें समझना होगा कि ये कोई उनका प्यार व्यार नहीं है, बल्कि एक अट्रैक्शन है। वैसे भी वो जानती क्या है प्यार के बारे में, जो इतनी आसानी से कह दिया कि उसे मुझसे प्यार है। इतना कह के वो अपनी आंखें बंद करके सीट का टेक लगा लेता है। दूसरी तरफ आर्यन पुलिस स्टेशन आता है, जहां आशीष बंद था। वो आर्यन को देख के तुरंत उसके पास आके कहता है, कहा था न भाई कि उससे दूर रह, लेकिन तू है कि तूने मेरी बात नहीं सुनी। देखना वो एक दिन तुझे भी इसी तरह जेल में बंद करेगी। ये सुन के आर्यन कहता है, शट अप, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू उसे मारने के लिए उसके पास गया था? मैंने कहा था न कि उससे दूर रह तू मेरे कहने के बावजूद। तो आशीष आर्यन के गुस्से को देख के कहता है, सॉरी भाई, वो मुझसे गलती हो गई और मैं गुस्से में चला गया था उसको मारने के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था। सॉरी भाई, लेकिन मैं उसे भी समझ गया हूँ कि वो लड़की शांत रहने वालों में से नहीं है, वो तुझे भी बर्बाद कर देगी, देख लेना। तो आर्यन उस पे झुंझलाते हुए उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तू मुंह बंद रख। एक तो तूने उस पे अटैक किया और मुझे ही कह रहा है कि को मुझे बर्बाद कर देगी। शर्म नहीं आती? और तेरी हिम्मत हुई कैसे उसके करीब जाने की? और वो जो भी करती मैं उसे देख लेता कि वो क्या कर रही है, समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे जान से मारने की? तुझे पता नहीं है क्या कि वो कौन है मेरी? तो आशीष अपने कॉलर को छुड़वा के कहता है, भाई कब तक तू अपने इस भ्रम में रहेगा? जाग उठ और देख कि वो लड़की तुझे भाव तक नहीं देती है, बस सिर्फ अभय के पीछे पागल है। अगर वो अभय उसे कहेगा कि ये दिन है तो वो उसके लिए दिन ही होगा, और तू बेवजह ही उस लड़की के पीछे भाग रहा है जो तेरी कभी नहीं हो सकती। मैं तुझे लिख के दे सकता हूँ कि वो हमारे साथ कोई न कोई गेम खेल रही है, समझ न? तू मेरा भाई है, मैं कैसे तुझे तकलीफ में देख सकता हूँ? बोल। आर्यन अपने गुस्से को शांत करके उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तू मुझे कुछ मानता है तो तू उससे दूर रहेगा, और अभी के लिए तू शांति से यहाँ पे रह और तुम बस अपना मुंह बंद करके रखो। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द मैं यहाँ से बाहर निकलवाता हूँ। इतना कह के वो वहाँ से पुलिस स्टेशन के बाहर निकल आता है। तभी उसका फोन बजाता है, तो वो अपना फोन उठता है तो उधर से आवाज आती है, सर आपका काम नहीं हो पाया, अभय अभी भी जिंदा है क्योंकि उसके गार्ड ने राघव और उसे बचा लिया। ये सुन के आर्यन को बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी वो कहता है, राघव? तो उधर से वो आदमी बोलता है, राघव भी अभय के साथ ही था। ये सुन के आर्यन गुस्से से फोन रख देता है, फिर अपने दांत को पीसते हुए कहता है, इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है इन दोनों की? आज दोनों ही मर जाते हैं। लेकिन फिर से ये दोनों बच गए। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, एक मिनट, ये दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो एक दोनों साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। वो ये सोचते हुए अपने कार में बैठ जाता है, जो उसका ड्राइवर लाके उसके बगल में खड़ा कर देता है। इधर राघव और उसके गार्ड श्रुति को कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं रही थी। तभी राघव का नजर एक पार्क में जाता है जहां ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे, और उसके छाव में कुछ बच्चों के साथ उसे श्रुति भी खेलती हुई नजर आई। उसे ऐसे बेफिक्र सा खेलता देख राघव के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर श्रुति छोटे बच्चों के साथ किसी छोटी बच्ची की तरह खेल रही होती है। तभी पीछे से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, तो वो बिना देखे ही अपने नशे सी आवाज में लड़खड़ाते हुए कहती है, हमें पता था कि आप आएंगे, क्योंकि आप हमें ऐसे अकेला छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। इतना कह के वो पीछे सर को घुमा के देखती है तो उसे राघव नजर आता है, तो उसका मुंह लटक जाता है और वो फिर सामने बच्चों को देखते हुए शांति से बैठ जाती है, और उसके आंखों की चमक और चेहरे की हंसी भी अब खत्म हो गई थी। राघव समझ गया था कि वो उसकी जगह अभय को सोच रही थी, और ये बात उसे बुरी भी लग रही थी, लेकिन वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जैसे उसकी फीलिंग है वैसे श्रुति के भी एहसास है, और जो सिर्फ अभय के लिए है। ये सोचने के बाद राघव श्रुति का कलाई पकड़ता है और उसे अपनी तरफ उठाते हुए कहता है, क्या पार्टनर, अब ये क्या तरीका है? तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। श्रुति अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहती है, अच्छा तुम हमें क्यों ढूंढ रहे थे? हम कहाँ गए? हम तो बस तो यहीं पे थे, इन बच्चों के साथ खेल रहे थे। लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, जाके पहले तुम अपनी आंखों का इलाज करवाओ। श्रुति के ये सब कहते कहते में राघव श्रुति दूसरी तरफ लाके बैठाता है, तो श्रुति उससे अपनी कलाई छुड़वाते हुए कहती है,
ये क्या कर रहे हो, छोड़ो हमें खेलना है। इतना कह के वो वहां से भागने के लिए होती है कि राघव फिर से उसके कलाई को पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है, तो उसकी नज़र बरबस ही श्रुति के चेहरे पे चली जाती है, जो पेड़ों के पत्तियों में से छन के धूप की किरणें उसके चेहरे पे पड़ रही थी, और वो उस वक्त उसे बेहद ही खूबसूरत और नशे में होने की वजह से पूरी मासूम लग रही थी। वो उस चेहरे में खोता जा रहा था और वो अपने सर को श्रुति की तरफ झुका के उसके गालों पे किस करता कि उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज आती है, जो कह रही होती है, अभय मल्होत्रा खड़ूस, कम से कम हमारे कन्फेशन का जवाब तो दे देते उन्हें, तो हमने बता दिया न कि हम उनसे प्यार करते हैं। पता नहीं किस बात का वो फुटेज खा रहे हैं, वो भी कह देते हमसे कि वो हमसे प्यार करते हैं। इतना कह के वो मुस्कुरा देती हैं। इधर राघव अभय का नाम सुन के वहीं पे रुक जाता है और होश में आते ही तुरंत उससे दूर हो जाता है। खुद को संभालते हुए श्रुति से कहता है, पार्टनर चलो तुम यहाँ पहले बैठो और अब नहीं खेलना है तुम्हें, चलो बैठो यहाँ पे। तो श्रुति मुंह बनाए हुए कहती है, छोड़ो हमें, तुम वो खड़ूस अगर हमारे साथ नहीं आए हैं तो हम खेलेंगे नहीं क्या, छोड़ो। ये सुन के राघव जानबूझ के उसे गुस्से से आंख दिखाने लगता है, तो श्रुति उससे अपने कलाई को छुड़वा के अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, अब एक और खड़ूस बनने को किसने कहा था। तो राघव कहता है, पार्टनर। तो श्रुति किसी छोटे बच्चे की तरह कहती है, ओके नो आर्गुमेंट खड़ूस। कहीं के इतना कहते हुए वो मुंह फूला के बैठ जाती है। फिर श्रुति सामने बच्चों को खेलता देख बस मुस्कुरा होती है और राघव उसे देख रहा होता है। तभी राघव उसके बगल में आके बैठते हुए उससे सवाल करता है, तुम मिस्टर मल्होत्रा से बहुत प्यार करती हो। तो श्रुति ये सवाल सुन के अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए राघव की तरफ देखती है, फिर किसी कठपुतली की तरह अपने सर को हाँ में हिला देती है। फिर अगल बगल देखती है जैसे कोई उसकी बात को न सुन ले। फिर धीरे से राघव को अपने पास बुलाती है और उसके कान में धीरे से कहती है, तुमको किसने बताया? हाँ, हम तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम ये बात किसी से बताना मत क्योंकि ये सीक्रेट है न। इतना कह के वो उसके जाओ के पास से हट के मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगती है। उसकी बात और हरकतें सुन और देख के राघव अपने माथा को पीटते हुए बुदबुदाते हुए कहता है, मैं अभी पूछ क्यों रहा हूँ इससे, क्योंकि अभी तो इसे नशा हावी होगा। तभी वो श्रुति की तरह ही धीरे से उसके पास आके बोलते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे तो बताओ कि तुम कब से मिस्टर मल्होत्रा को प्यार करती हो। तो श्रुति भी धीरे से उसके कान में कहती है, पहले दिन से। तभी राघव कुछ कहता कि श्रुति दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए तेज से कहती है, आई लव यू अभय सर। तो राघव पहले अगल बगल देखता है, फिर उसके मुंह को बंद करके कहता है, धीरे बोलो। तो श्रुति अपनी होंठों पे उंगली रखते हुए कहती है, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, ये सीक्रेट है न। तो फिर वो धीरे से कहती है, आई लव यू अभय सर। इतना कह के वो मुस्कुरा देती है। राघव बस अपने सर को हाँ में हिलाता है, फिर सामने बच्चों को खेलते देखते हुए उदास स्वर में कहता है, पार्टनर तुम मिस्टर मल्होत्रा को बहुत प्यार करती हो न। तो श्रुति अपने दोनों हाथ को हवा में लहरा के दिखाते हुए कहती है, इतना नहीं, नहीं, इतना नहीं, नहीं, इतना सारा हम प्यार करते हैं उनसे। श्रुति की बचकानी हरकतें देख के राघव शांत हो जाता है। कुछ देर शांति से बैठने के बाद वो उठते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस हालत में तुम्हारे हॉस्टल जाना चाहिए। इतना कह के वो वहाँ से उठ जाता है, तो श्रुति उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। श्रुति के इस हरकत से राघव उसकी तरफ देखता है, तो श्रुति उसे देख रही होती है जैसे वो कुछ पूछना चाह रही हो। तो राघव वापस अपनी जगह बैठते हुए बोलता है, क्या पूछना है तुम्हें, पूछो। तो श्रुति अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, मिस्टर राघव सिंह ठाकुर, तुम हमारे बारे में जान गए, हमारा सीक्रेट जान गए कि हम किससे प्यार करते हैं, तो तुम सबको बता दोगे। तो तुम्हें भी अपना एक सीक्रेट बताना होगा कि तुम किससे प्यार करते हो, क्योंकि हमारे बीच का सीक्रेट हमारे तक ही रहे और तुम किसी को नहीं बता पाओ, और जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक हम यहाँ नहीं उठेंगे। इतना कह के वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह बैठ जाती है। राघव उसे समझा बुझा के जहर ले जाना चाह रहा था, लेकिन श्रुति थी कि वो अपने जिद और नशे की हालत के आगे उसका कुछ सुन ही नहीं रही थी। श्रुति के जिद को देख ले राघव खुद को संभाल के उसे कहता है, हाँ, एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो श्रुति आलती पालती मार के बैठ जाती है, फिर अपने दोनों हाथ को अपने चीन और घुटने के बीच में रख के झुकते हुए राघव को देख के कहती है,
सच्ची तुम भी किसी से प्यार करते हो जैसे हम करते हैं? तो राघव सर को हाँ में हिलाता है तो श्रुति ताली बजाते हुए कहती है, अरे वाह, देखो हमें भी तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया। फिर आगे कहती है, वैसे वो लड़की कौन है? तो राघव कुछ कहता कि श्रुति ही बोल पड़ती है, कहीं सानिया तो नहीं? तो राघव उसके सर पे धपली मारते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, नशे में हो लेकिन दिमाग चलाना तुम्हारा बंद नहीं होगा। वो नहीं है, बल्कि कोई और है, लेकिन शायद वो मेरी नहीं है। तो श्रुति उसके गले में हाथ डाल के कहती है, अरे कौन है भाई, हमें भी बताओ। और देहरादून में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे दोस्त को रिजेक्ट कर सके? उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तभी राघव कहता है, अब घर चले, मैंने बता दिया तुम्हें। तो श्रुति ना में सर को हिलाते हुए कहती है, नहीं पहले बताओ कि कौन है वो लड़की? तो राघव कहता है, पार्टनर बस तुम इतना जान लो कि वो कभी मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी और की है, वो किसी और से प्यार करती है। तो श्रुति उसकी तरफ उदास होके देखते हुए कहती है, तुम उससे बहुत प्यार करते हो? तो राघव बस उसे एक तक देखने लगता है। तो श्रुति नशे की हालत में कहती है, एक काम करो, तुम जाके उसे उसके बॉयफ्रेंड से चुरा लो, फिर शादी कर लो, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी, सिंपल। इतना कहते कहते हुए वो उसके कंधे पे अपना सर रख के सो जाती है, क्योंकि नशे की वजह से अब उसकी आंखें भारी हो चुकी थी। श्रुति को सोया देख राघव उसके चेहरे पे आए बाल को हटाते हुए कहता है, कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन अब ये सब मेरा ख्वाब है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं अभय मल्होत्रा से प्यार करती हो। सही कहा तुमने, मैं तुम्हें अभय मल्होत्रा से चुरा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे एहसास से ज्यादा तुम्हारी खुशी जरूरी है, और जो तुम्हें मिस्टर मल्होत्रा के साथ मिलेगा, क्योंकि मैंने आज तुम्हारी आंखों में मिस्टर मल्होत्रा को खोने का डर देखा है, तुम्हारी आंखों में साफ साफ मिस्टर मल्होत्रा के लिए बेइंतहा प्यार देखा है, उनका अक्ष देखा है। आज ही मुझे पता चला कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम सिर्फ उनसे ही प्यार करती हो। इतना कहते हुए अब तक उसके सीने में दफन दिल टूटने का दर्द उसकी आंखों से बह के उसके गाल पे लुढ़क जाता है। अगले दिन सुबह का वक्त, राघव का घर। श्रुति अपने सर को पकड़ के लेते लेते ही आंखें खोलती है। हाय, हमारा सर इतना फट क्यों रहा है? इतना कहते हुए वो जैसे ही अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ दौड़ाती है तो वो अनजान जगह को देख के हैरान हो जाती है और तुरंत बैठ के पहले खुद को देखती है। खुद को देखने के बाद श्रुति एक गहरी सांस लेती है, फिर कल के बारे में सोचने लगती है कि उसके साथ हुआ क्या है और ये घर है किसका। कल लास्ट टाइम वो राघव के साथ थी, उसके बाद का उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? सोचने में उसके सर का दर्द बढ़ जाता है और वो आपके सर को पकड़ते हुए कहती है, हाय ये हमारा सर दर्द। तभी रिया उसके कमरे में आती है, उसे जगा और परेशान देख के कहती है, अरे दी आप उठ गई, ये लीजिए नींबू पानी पी लीजिए, आपका सर दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता है तो कुछ खा पी के ये सर दर्द की दवा ले लीजिएगा। रिया की आवाज सुन के श्रुति उसकी तरफ देखती है तो कहती है, रिया तुम मतलब हम राघव के घर पे हैं? तो रिया हाँ कहते हुए उसके पास बैठ जाती है। तो श्रुति कंफ्यूज होके कहती है, लेकिन क्यों? फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, और हम यहीं पे पूरी रात थे क्यों? ये सवाल सुन के रिया मुस्कुराते हुए कहती है, दी कल आपने गलती से शराब पी लिया था। तो राघव भैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, आपको ऐसी हालत में आपके हॉस्टल कैसे ले जा सकते थे। तो उन्होंने आपको सीधे घर ले आए और आपकी वार्डन को कॉल करके बोल दिया कि आप किसी केस के सिलसिले में बाहर हैं। ये सब सुन के श्रुति बसा करते हुए अपने सर को हिला रही थी। तभी रिया नींबू पानी का ग्लास उठा के श्रुति के सामने करके बोलती है, चलिए दी जल्दी से आप ये नींबू पानी पी लीजिए, फिर नीचे आइए, क्योंकि सभी लोग आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, आपका कपड़ा हमने आपके बाथरूम में रख दिया है, तो जल्दी से फ्रेश होके आ जाइए। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मल्होत्रा निवास में अभय आज अपने लॉ फर्म नहीं गया, क्योंकि आज उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का और वो आज का सारा काम अपने जूनियर को संभालने के लिए बोल दिया था। वो कमरे में बैठा अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी फिर से उसे कल का श्रुति का घबराया और डरा हुआ सा चेहरा उसके सामने नजर आता है और वो उसका कन्फेशन, तो उसका मन अपने काम पे नहीं लग पाता है। वो गुस्से से अपने लैपटॉप को बंद करता है और कमरे के बाहर आ जाता है। कमरे के बाहर आते ही वो भाभी के पास जाता है जो सोफे पे बैठी होती है, जिनका अब 7वां महीना चल रहा होता है। वो उनके पास आके कहता है,
गुड मॉर्निंग भाभी, तो अनीता भी मुस्कुराते हुए कहती है। गुड मॉर्निंग भैया, क्या बात है, आज आप ऑफिस नहीं गए? तो अभय उसके बगल में बैठते हुए कहता है। आज मन नहीं किया, आज मैंने सोचा क्यों न मैं आपके साथ कुछ समय बिताऊं। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि शोभा जी उसके पास आके उसके माथे को छूते हुए बोलती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न बेटा? ये सुन के अभय कहता है, क्या दादी आप भी? अब मेरी तबीयत को क्या हो गया है? तो शोभा जी सामने रखे सोफे पे बैठते हुए कहती हैं, अरे बेटा, मेरा मतलब ये है कि आप अपना काम तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं और आज अचानक से छुट्टी ले लिया अपने काम से, मुझे तो कोई और बात ही लग रहा है। अभय ये सुन के अनबने ढंग से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है दादी, वो बस ऐसे ही, और वैसे भी जब मैं काम करता हूँ तो आप कहती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करता हूँ, और जब आज छुट्टी लिया है अपने काम से तो आपको इसे भी शक है कि मैंने छुट्टी क्यों लिया। इतना कह के वो वहाँ से उठता है और जाने के लिए होता है तो अनीता उसे बुलाते हुए कहती है, भैया क्या आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देंगे? तो अभय अपने दादी को इग्नोर करके हाँ में सर हिलाता है और भाभी को संभाल के खड़ा करता है, फिर उन्हें उनके कमरे की तरफ ले जाने लगता है। इधर शोभा जी बस अभय को परेशान करके मुस्कुराए जा रही थी। अभय अनीता को उनके कमरे में बेड पे बैठा के वापस जाने के लिए मुड़ता है कि अनीता उसे रोकते हुए कहती है, अभय भैया। तो अभय रुक के पीछे देखता है तो अनीता कहती है, आइए बैठिए मेरे पास। ये सुन के अभय अनीता के पैर के पास बैठ जाता है। अभय के बैठने के बाद अनीता कहती है, क्या हुआ है आपको? क्योंकि ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि आप अपना काम छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं, कुछ तो हुआ है। अनीता का सवाल सुन के अभय परेशान सा इधर उधर देखने लगता है, फिर बातें बनाते हुए कहता है, नहीं भाभी ऐसा नहीं है। तो अनीता प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में लेके कहती है, अभय भैया मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कब क्या करना जानते हैं, कब परेशान होते हैं। आप किसी बात को लेके परेशान हैं, आप मुझसे बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी भाभी के साथ साथ आपकी दोस्त हूँ और आप हमेशा तो अपने मन की उलझन साझा करते हैं, तो आज क्यों नहीं? ये सुन के अभय प्यार से भाभी गोद में सर रखते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता, एंड डोंट वरी, जब भी मैं परेशान होऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको अपनी परेशानी बताऊंगा। लेकिन अभी सच में कोई बात नहीं है, बस आप अभी हमारे घर में आने वाले इस नन्हे से मेहमान का ख्याल रखिए। इतना कहते हुए वो शांत हो जाता है तो अनीता भी आगे न पूछ के प्यार से उसके सर को सहलाने लगती है। राघव का घर। श्रुति रिया के दिए हुए कपड़े पहन के रेडी हो जाती है और नीचे सबके पास आ जाती है तो उसकी नज़र राघवेंद्र जी और दाई माँ पे जाती है तो वो उनके पास जाके तुरंत उनके पैर छूती है, फिर माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी अंकल, हमारी वजह से आपको भी परेशानी हुई, पता नहीं कैसे कल हमने गलती से ड्रिंक कर लिया था। वैसे तो हम हैं बिल्कुल शरीफ, हम इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन कल का पता नहीं। वो कहे जा रही थी कि उसकी बात को वहीं पे रोकते हुए राघवेंद्र जी कहते हैं, इट्स ओके बेटे, हमें पता है कि आप कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे आपको या आपसे जुड़े लोगों को तकलीफ हो, और वैसे भी ये घर तो आपका भी है न, तो आप जब मन तब आ सकती हैं। यहाँ आइए बैठिए और हमारे साथ नाश्ता करिए। इतना कह के वो एक खाली कुर्सी की तरफ इशारा करती है तो श्रुति भी मुस्कुराते हुए वहाँ बैठ जाती है। तब तक राघव भी आके उसके बगल में बैठते हुए पहले सबको गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर श्रुति से कहता है, गुड मॉर्निंग पार्टनर, और कैसी है तबीयत तुम्हारी? तो श्रुति भी मुस्कुराते हुए उसका जवाब देती है कि गुड मॉर्निंग राघव, और अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो राघव भी मुस्कुरा देता है। राघव अभी तक कल की बात भुला नहीं था, लेकिन वो अपने इस एहसास को लेके किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अब साफ साफ पता चल गया था कि उसका एहसास अब कोई मायने नहीं रखता। वो बस कोशिश कर रहा था अपने हंसी में इन एहसासों को छिपाने की। तब तक रिया सुरेश के साथ बना हुआ नाश्ता सबके सामने डाइनिंग टेबल पे रख देती है, फिर वो दोनों भी डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। रिया श्रुति के दूसरी तरफ खाली चेयर पे बैठ जाती है। राघव कुछ आगे बोलने के लिए होता है कि उसकी नज़र राशि जी पे जाती है जो उनकी तरफ ही आ रही होती है। उन्हें अपनी तरफ आता देख राघव को गुस्सा आता है और वो वहां से उठने के लिए होता है कि श्रुति उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि वो भी उन्हें इस तरफ आता देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि राघव की माँ है। तो राघव उसे गुस्से से देखता है।
तो श्रुति एक पल के लिए घबरा जाती है और वहां पे बैठे सब लोग उसे और राघव को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी राशि को अपनी तरफ आता देख लिया था। और तब तक राशि जी भी वहां पहुंच जाती है और सबको देखने लगती है। श्रुति को देख के वो समझ नहीं पाती है कि ये कौन है। इधर राघव श्रुति को गुस्से से घूरे जा रहा था तो श्रुति खुद के घबराहट पे काबू पाते हुए कहती है, सॉरी राघव, और हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन इन सब में खाना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ऐसे और सबको उदास करके खाने के टेबल से नहीं उठ सकते? प्लीज हम सब के लिए वापस बैठ जाओ खाने के लिए, ऐसा मत करो। इतना कह के वो उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। श्रुति की बात सुन के राघव पहले गुस्से से उसे देखता है, लेकिन फिर खुद को शांत करके वहीं पे बैठ जाता है। तो श्रुति एक गहरी सांस लेके राशि जी की तरफ देख के मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहती है। तो राशि जी भी बस मुस्कुरा के उसका जवाब देते हुए गुड मॉर्निंग कहती हैं। श्रुति का जवाब देने के बाद राशि जी राघवेंद्र के बगल में खाली चेयर पे बैठने को होती है कि राघव उनकी तरफ बिना देखे ही उन्हें रोकते हुए कहता है, सॉरी मैम, ये जगह मेरी माँ की है, न कि आपकी, तो आप वो जगह छोड़ के कहीं पे भी बैठ सकती हैं, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है। राघव के मुंह से कड़वी बातें सुन के राशि जी बस एक नज़र सबको देखती है, फिर वहां से हट के दूसरी कुर्सी पे बैठ जाती है। इधर राघव जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करता है और वो सबको एक नज़र देख के किसी से बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और सब उसे जाता देख रहे होते हैं। राघव के जाने के बाद सबका नाश्ता खत्म हो चुका था तो सब लिविंग रूम में आ जाते हैं। तो श्रुति सबकी तरफ बारी बारी नज़र डालते हुए कहती है, अच्छा तो अब हम चलते हैं, हमें कुछ काम है। तो राघवेंद्र जी कहते हैं, बेटे आप राघव के हरकत का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपको तो पता है न कि वो कैसा है। श्रुति राघवेंद्र जी के पास आके उनके पैर को छूते हुए कहती है, डोंट वरी अंकल, हमें पता है और वो हमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारा और हम उसके सबसे अच्छे से अच्छे वाले दोस्त हैं। इतना कह के वो मुस्कुरा देती है तो राघवेंद्र जी भी मुस्कुरा देती है। फिर वो दाई माँ के पैर छूती है तो वो उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती है। फिर वो रिया से गले मिलती है। तभी राशि जी भी वहां आ जाती है और श्रुति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसे ताना देते हुए कहती है, पता नहीं मेरा बेटा किस किस लड़की से दोस्ती करने लगा है, उसे कम से कम अपने रेपुटेशन का तो ख्याल रखना चाहिए। तभी राशि जी अपने सोच से बाहर आती है, क्योंकि श्रुति उनके पैर भी छूती है, जिसकी वजह से वो होश में आ जाती है और चेहरे पे मुस्कुराहट लाके उसे आशीर्वाद देते हुए दोबारा आने के लिए कहती है। तो श्रुति मुस्कुराते हुए बस सर को हाँ में हिलाती है, फिर वहां से निकल जाती है। इधर श्रुति राघव के घर से बाहर आती है, फिर एक गहरी सांस लेके कहती है, आज तो राघव तुझे नाराज होके चला गया है। एक मिनट, वो हमसे नाराज है ही नहीं, बस वो उस वक्त अपनी नाराजगी किसी को दिखा नहीं पता है, जिसकी वजह से वो बस तुझ पे अपनी नाराजगी दिखा दिया। सो वे रेडी कि अब राघव ठाकुर को भी मानना होगा, वरना वो तो मुन फुलाए कहीं बैठा होगा। एक काम करते हैं, पहले हम अभय सर से मिलके उनके दिल की बात जानते हैं, फिर राघव से बात करके उसे मानते हैं। इतना कह के वो अपने चेहरे पे मुस्कान लेते हुए एक टैक्सी को रोकती है और लॉ मल्होत्रा फर्म के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही देर में वो मल्होत्रा लॉ फर्म पहुंच के वो अभय के केबिन की तरफ जाने को होती है कि रिसेप्शन पे खड़ी रिया उसे रोकते हुए कहती है, हाय श्रुति, तुम कैसी हो? तो श्रुति रिया की आवाज सुन के उसकी तरफ आते हुए बोलती है, हाय हम अच्छे हैं, आप बताइए मिस रीता। तो रीता भी मुस्कुराते हुए बताती है कि वो भी अच्छी है। तभी रीता कहती है, तुम यहाँ आज फिर मिस्टर मल्होत्रा से मिलने आई हो? तो श्रुति हाँ में सर हिलाती है और कहती है, क्या वो अपने केबिन में है या कोर्ट गए हैं? तो रीता मुस्कुराते हुए कहती है, डियर वो न कोर्ट गए हैं न ऑफिस आए, आज वो छुट्टी पे हैं। क्या? तेज से बोलते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके हैरानी से रीता को देखने लगती है और अगल बगल खड़े लोग तभी उसे ध्यान आता है कि उसने काफी तेज बोल दिया है। तो वो अपनी आंखें छोटी करते हुए सबकी तरफ देखते हुए अपने सर को हिलाते हुए होठों को भींच के सबको देखने लगती है। फिर रीता की तरफ देख के कहती है, आर यू श्योर कि आज अभय सर ऑफिस नहीं आए हैं? तो रीता भी उसके पास आके उसी की तरह कहती है, मिस सक्सेना आप भूल रही हैं, मैं इसी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट हूँ और मेरे पास आने जाने वाले सबका हिसाब होता है। ये सुनते ही श्रुति उसे दांत दिखा देती है। फिर कुछ इधर उधर की बात करके वो वहां से निकल के अभय के घर के लिए चली जाती है।
मल्होत्रा निवास में अभय अपनी भाभी के गोद में सर को रखे सो गया था। तभी दरवाजे से धड़ाते हुए अर्जुन कमरे में आता है। उसकी आवाज सुन के अनीता उसे उंगली के इशारा से आवाज न करने के लिए कहती है, तो अर्जुन वहीं पे खड़ा होके उससे सवालिया नजरों से देखने लगता है। तो अनीता इशारे से ही अभय की तरफ देखने का इशारा करती है, तो अर्जुन उधर की तरफ देखता है तो अभय अनीता के गोद में अपना सर रखे और उसके एक हाथ को पकड़े हुए किसी छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रहा था। उसे ऐसे सोता देख अर्जुन के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अनीता के पास आके उसके बगल में बैठते हुए धीरे से कहता है, तुम ठीक तो हो न? कितनी देर से ऐसे बैठी हो और पैर में दर्द भी हो रहा होगा। तो अनीता मुस्कुराते हुए अर्जुन के गाल को छूते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, अभी अभी तो बस अभय भैया सोए हैं और आप चिंता मत करिए। देखिए अभय भैया कितने प्यारे लग रहे हैं सोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह, और हमें पकड़ा तो ऐसे है कि ये मुझे छोड़ेंगे ये और मैं इनसे दूर हो जाऊंगी। ये सुन के अर्जुन भी अभय के सर को सहलाते हुए कहता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि मेरा छोटा भाई सोते हुए बहुत प्यारा लगता है। रही बात तुम्हें पकड़ने की, तो वो कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसके लिए तुम्हारी ये गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, जैसे एक बच्चे के लिए उसकी माँ। और तुमने भी तो अभय को उसी तरह संभाला है, कभी माँ की तरह, कभी दोस्त बन के और कभी भाभी बन के। सिर्फ अभय को ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार के साथ साथ मुझे भी तुम्हारा जितना शुक्रिया किया जाए वो कम है। और अब तो इस घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है। इतना कह के वो उसे पेट पे हाथ रख देता है, फिर अनीता के माथे पे किस कर देता है। तो अनीता भी मुंह बनाते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं कि ये मेरा घर नहीं है जो आप मुझे शुक्रिया कह रहे हैं? इतना कह के वो मुंह बना लेती है। उसको ऐसे मुंह बनाता देख अर्जुन प्यार से उसे मनाने लगता है और वो उससे रूठने का नाटक करने लगती है। इन दोनों के खटर पटर में अभय की नींद खुल जाती है और वो उसी तरह अपनी नजरें ऊपर करके देखा तो अर्जुन और अनीता दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये देख के वो तुरंत भाभी के गोद से उठ जाता है और अलसाई सी आवाज में कहता है, सॉरी भाभी, वो पता नहीं कैसे मैं सो गया आपके गोद में, आप ठीक तो हैं न? फिर उनकी परवाह करते हुए कहता है, अगर मैं सो गया था आपको जगा देना चाहिए था, क्योंकि आपको इतनी देर ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। अभय की आवाज सुन के दोनों उसे देखते हैं तो अनीता कहती है, मैं ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए, आपकी नींद पूरी हो गई न? तो अभय अपनी नजर झुका के हाँ में सर को हिला देता है। फिर अर्जुन से थोड़ी देर बात करता है, फिर वो वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। श्रुति मल्होत्रा निवास के सामने खड़े होके अपने दिल पे हाथ रखे हुए ही पहले मल्होत्रा निवास को देखती है, फिर अंदर जाने के लिए सोचती है और सोचते सोचते ही वो अंदर आती है। फिर बेल रिंग करती है तो रामू दरवाजा खोलता है, तो वो रामू को नमस्ते भैया करते हुए अंदर आ जाती है और रामू भी खुशी खुशी उसे नमस्ते कहता है। तभी दादी जो सोफे पे बैठ के चाय की चुस्की ली रही थी कि उनकी नज़र श्रुति पे पड़ जाती है, तो वो भी हंसते हुए उसे अंदर अपने पास बैठने के लिए बुलाते हुए अपने खाली कप को अपने सामने रखे मेज पे रख देती है। श्रुति जो घर के चारों तरफ को स्कैन कर रही होती है, वो दादी की आवाज सुन के उनके पास जाके बैठ जाती है, फिर बातें करने लगती है। लेकिन वो शोभा जी की नजरों से बचाते हुए वो अपनी नजरें पूरे घर में दौड़ते हुए अभय को ढूंढने लगती हैं। दादी, आज इतने समय बाद हम सबसे मिलने का मन किया या हम सबको भूल गई? कहाँ थी तुम इतने दिनों? तो श्रुति मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसी बात नहीं है दादी, और हम आपको भूले ऐसा कभी हो सकता है? दादी वो क्या है न कि हम कुछ काम में ज्यादा व्यस्त हो गए थे इसलिए हमें मौका नहीं मिला। वैसे आप कैसी हैं और घर में बाकी सब कहाँ हैं, कैसे हैं? इतना कहते हुए उसकी नज़र फिर से सीढ़ियों से होते हुए अभय के कमरे की तरफ चली जाती है। लेकिन शोभा जी की आवाज सुन के वो वापस से अपनी नजरें शोभा जी के बातों पे करती हैं जो कह रही होती हैं, तो सब ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ और घर में भी सब बढ़िया है। रही बात अभी की तो दादाजी तुम्हारे बाहर गए हुए हैं। अर्जुन अनीता अपने कमरे में हैं और अभय अपने कमरे में है। अभय का नाम सुन के श्रुति की आंखों में चमक आ जाती है और दिल में हलचल सी होने लगती है और वो मुस्कुरा देती है। कुछ सोचने के बाद वो दादी से कहती है, दादी हम अनीता दी से मिल के आते हैं। तो दादी भी खुशी खुशी उसे जाने का इशारा कर देती है। तो श्रुति कभी मुस्कुराते हुए अनीता के कमरे की तरफ चली जाती है। वो नॉक करके अंदर आती है तो देखती है
अर्जुन भैया और अनीता दी एक दूसरे का हाथ में पकड़े हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो वो तुरंत अपनी पीठ को उनकी तरफ करके और अपने आंखों पे अपने एक हाथ को रख के आंखों को ढकते हुए उन्हें छेड़ते हुए कहती हैं, ओहो क्या बात है दी, शायद हम गलत समय पे आ गए, क्योंकि अभी तो आप दोनों काफी लवी डवी बात कर रहे होगे। ये सुनते ही अर्जुन अनीता के बगल में से हट के खड़ा होते हुए मुस्कुराते हुए उसका जवाब देता है, अब हम एक मैरिड कपल हैं और अब तो एक नया मेहमान भी आ जाएगा, तो हमें रोमांटिक बात कर लेनी चाहिए, कुछ टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, पता नहीं आगे कितने मुश्किल से हमारे बीच में रोमांटिक बातें और रोमांस हो। तो श्रुति बस मुस्कुरा देती है, फिर दोनों की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या भैया आप भी? श्रुति को ऐसे अजीब महसूस करते देख अनीता अर्जुन को डांटने का नाटक करते हुए कहती हैं, क्या अर्जुन आप भी? क्यों बेचारी श्रुति को आप परेशान कर रहे हैं, और थोड़ा शर्म कर लीजिए। तो अर्जुन बस मुस्कुरा देता है। फिर श्रुति कहती है, वैसे कैसे हैं आप दोनों, और सबसे जरूरी तो ये कि हम सब का नन्हा सा मेहमान कैसा है या कैसी है। इतना कहते हुए वो अनीता के पैर के पास आके बैठ जाती है। अर्जुन, हम दोनों भी बढ़िया हैं और ये छोटा सा मेहमान भी बढ़िया है, बस अपनी माँ को बहुत परेशान करता है। ये सुन के श्रुति मुस्कुरा देती है तो अर्जुन कहता है, चलो फिर तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ कोर्ट। इतना कह के वो दोनों बाय करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्जुन के जाने के बाद श्रुति भाभी से बातें करने लगती है और अनीता से बातें करते करते उसे थोड़ी देर तो वहीं पे बीत जाता है। तभी उसे ध्यान आता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, तो वो अनीता से कहती है, दी वो हमें अभय सर से कुछ काम है, हम आपके पास थोड़ी देर में आते हैं। आपके पास? तो अनीता मुस्कुराते हुए उसके गाल को छू के कहती है, जाइए मिल लीजिए, अभय भैया अपने कमरे में हैं। तो श्रुति मुस्कुराते हुए अभय के कमरे की तरफ चली जाती है। सीढ़ियों से होते हुए अपने दिल के बढ़ते धड़कनों पे काबू पाते हुए अभय के कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच जाती है। फिर नॉक करती है तो अभय को लगता है कि रामू उसकी चाय लेके आया है, तो वो अंदर आने के लिए कहता है। तो श्रुति अंदर जाती है। अभय, आप चाय को वही लैंप के पास रख दीजिए। तो श्रुति बस खड़ी होके उसे ही देखे जा रही होती है। जब कोई आवाज उसे सुनाई नहीं देता है तो अभय पीछे मुड़ के देखता है तो वो चौंक जाता है श्रुति को यहाँ देख के। श्रुति उसे हैरान देख के कहती है, आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं? दादी ने बताया कि आप यहाँ हैं, तो हम यहाँ आ गए आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपसे हमें हमारे सवाल के जवाब जानना था। तो अभय उसे देख के गुस्से से उसके बाजू को कस के पकड़ के कहता है, तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे आई, वो भी मेरे परमिशन के बिना? अभय गुस्से में कहे जा रहा था और श्रुति के बाजू पे उसके हाथ की पकड़ और कसती जा रही थी, जिसकी वजह से श्रुति को अब दर्द का भी एहसास होने लगता है। तो वो धीरे से कहती है, इट्स हर्टिंग मी, प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। तो अभय गुस्से से कहता है, ये चीज तो तुम्हें मेरे कमरे में आने से पहले सोचना चाहिए था। फिर वो अपने दांत को पीसते हुए कहता है, मुझे नहीं पसंद कि कोई अनजान इंसान मेरे कमरे में आए, समझी तुम? श्रुति के आंखों में दर्द की वजह से आंसू तो आ गए थे, लेकिन जैसे ही वो अनजान शब्द सुनती है तो वो हैरानी से बस अभय को देखे जा रही थी कि वो उसे अनजान कैसे कह सकता है। उसे उम्मीद ही नहीं हो रही थी कि ये वही अभय है जो कुछ दिन पहले उसके लिए परेशान होता था, परवाह करता था, और आज उसे अनजान कह रहा है। उससे आखिरकार गलती क्या हुई है? उसने तो बस उन्हें प्रपोज किया था, कोई गुनाह नहीं। अभय उसके आंखों में आंसू देख के वो उसके बाह को छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। तो श्रुति रूंधे हुए गले से कहती है, आपको हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? हमारे साथ हम अनजान कैसे हो सकते हैं? आपके लिए जवाब दीजिए। इतना कहते हुए वो उसके पास आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देना जरूरी है, और तुम भूलो मत कि मैं पेशे में तुम्हारा सीनियर हूँ, समझी? इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। श्रुति को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अभय सर का बर्ताव उसके लिए अचानक से बदल कैसे गया। वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, हम जान के रहेंगे आपके इस बेरुखी का राज। हमने तो बस अपनी दिल की बात कही है, इसमें हमारी क्या गलती है कि हमें आपसे प्यार हो गया है? अगर आपको कोई बात कहाँ है तो कहिए, अगर हम नहीं पसंद हैं तो हूँ कहिए, लेकिन ऐसे बेरुखी तो मत दिखाइए। इतना कह के वो वहां से जाने लगती है तो दरवाजे तक पहुंचती कि उसके कदम रुक जाती हैं और वो फिर पीछे मुड़ के वापस जाती है और दीवार पे लगी ईशा की फोटो को देख के हैरान हो जाती है कि ये कौन है, क्योंकि उसने तो कभी इस लड़की को इस घर में नहीं देखा है
और ना ही किसी के मुंह से जिक्र सुना है। थोड़ी देर उस फोटो को देख के वो भी अभय के कमरे से बाहर आ जाती है और घर के बाहर जाने लगती है तो शोभा जी उसे रोकते हुए कहती हैं, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? बेटा आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। तो श्रुति उनकी तरफ देख के चेहरे पे नकली मुस्कान बिखेरते हुए कहती है, नहीं दादी, वो हम नाश्ता कर चुके हैं और हमारा काम भी हो गया है। जो हमें जानना था अभी हमें चलना चाहिए। वो कुछ दिनों से पायल से मिल नहीं पाए हैं तो हमें आज हॉस्पिटल भी जाना है। इतना कहते हुए वो वहां सोफे पे बैठे अभय को देखती हैं जो पेपर को पढ़ रहा होता है। वो उस पे एक नज़र डालते हैं फिर वहां से निकल जाती हैं। श्रुति के जाने के बाद अभय पेपर को फोल्ड करके रखता है, फिर मेज पे रख के वो भी किसी से बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। शोभा जी पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि वो नाश्ता तो करता जाए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में श्रुति हॉस्पिटल में पायल के पास पहुंच के उसे देखती है, फिर सिसकते हुए कहती है, काश तुम अभी होश में होती तो हम अभी तुमसे लिपट के अपने दिल का हाल बता सकते। इतना कहने के बाद उसे ध्यान आता है कि वो इस हफ्ते का पायल के तबीयत का प्रोग्रेस लेना भूल गई है। वो वहां से उठती है और डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगती है। डॉक्टर के केबिन के पास पहुंचते ही वो दरवाजे को खोलती कि उसे डॉक्टर की मिन्नतें करती हुई आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे वो दरवाजे को बिना खोले उनके बीच की बात सुनने लगती हैं। डॉक्टर, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा है, प्लीज आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं सच बोल रही हूँ, पायल कभी होश में नहीं आएगी, वो कोमा है। और मैंने सबसे यही कहा है, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप किसी और डॉक्टर से पूछ लीजिए। डॉक्टर के मुंह से पायल के बारे में सुन के श्रुति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो लड़खड़ा जाती है, लेकिन तभी उसे एक हैरान कर देने वाली जानी पहचानी आवाज सुनाई देता है, मुझे नहीं पता, मैं बस चाहता हूँ कि तू पायल को अब इस हॉस्पिटल और उसके तकलीफ से आज़ाद कर दो। डॉक्टर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैं क्या मारूं उसे जो खुद ही मर चुकी है, उसकी तो बस सांसें चल रही हैं। तो अंदर बैठा वो शख्स गुस्से से कहता है, मुझे तेरी फिलॉसफी नहीं जानना है, समझी? चुपचाप तू उसे मार, वरना तू तो जानती है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तेरा बेटा हर वक्त मेरे आदमियों के नजरों के सामने रहता है और तेरे एक ना करने से कुछ भी हो सकता है। तो वो डॉक्टर घुटने के बल गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ मत करना, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। ये सुन के वो शख्स वहां से उठता है और बाहर आने के लिए होता है तो श्रुति तुरंत पैरों की आहट सुन के वहां से हट जाती है और छुप के उस इंसान को देखने लगती है। वो उस इंसान के बाहर आते ही जानना चाहती थी कि वो जिस इंसान को समझ रही है या जो वो उसका वहम है, लेकिन वो वहम उसका यकीन में बदल गया जब उसने उस शख्स को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खसक गई और उसके मुंह से निकलता है, मिस्टर आर्यन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और क्यों? हमने तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझा था, आपकी इज्जत की, और आप ही पायल को मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? आखिर क्यों? श्रुति आर्यन का सच जान के हॉस्पिटल से बाहर आती है और अपने माथे को पकड़ के सोचने लगती है। वो खुद ही पे गुस्से से भरी थी कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो इतने घटिया इंसान को इतना अच्छा इंसान कैसे समझ ली? वो खुद पे ही गुस्सा कर रही थी, तभी उसे जैसे राघव का ख्याल आता है तो वो राघव को कॉल करती है। इधर दूसरी तरफ राघव अपने कार में बैठ रहा होता है कि उसका फोन बजता है। वो पॉकेट में से फोन निकाल के देखता है तो पार्टनर का नाम शो कर रहा होता है। ये देख के वो तुरंत फोन उठाता है और कुछ कहता कि उधर से श्रुति की गंभीर लेकिन हल्के गुस्से से भरी आवाज आती है, राघव तुम कहाँ हो? हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम जहाँ भी हो हमसे तुरंत मिलो। इधर राघव श्रुति की बात सुन के उसकी जान हलक में आ जाती है और उसे कल का सब याद आने लगता है कि उसने उसे उसके नशे की हालत में अपने दिल की बात कह दिया था और अचानक से उसकी इतनी गंभीर आवाज सुन के उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इसे क्या हुआ। कहीं उसे कल की बात तो याद नहीं आ गई जो मैंने इससे कहा था? ये सब सोचते हुए वो खुद को मन ही मन में कोसने लगता है। फिर धीरे से कहता है, क्या हुआ पार्टनर, कोई जरूरी बात है? तो श्रुति बस जगह और तुरंत मिलने का कह के फोन रख देती है। इधर राघव श्रुति से जवाब न पाकर वो फोन को घूरता हुआ देखता है, फिर अपने दिल पे हाथ रख के एक गहरी सांस लेता है और निकल जाता है। थोड़ी ही देर में राघव श्रुति की बताई जगह पे पहुंचता है तो श्रुति वहां पे खड़ी उसका ही इंतजार कर रही होती है। उसके चेहरे पे इस वक्त कोई भाव नहीं होता है,
और इधर राघव को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या है। राघव खुद के भावनाओं को संभालते हुए श्रुति से बात करने के लिए खुद को तैयार करता है कि अब जो भी उससे पार्टनर पूछेगी वो उसका सच सच जवाब देगा। यही सब सोचते हुए वो कार को एक तरफ पार्क करता है, फिर श्रुति के पास आता है। श्रुति को देख के कहता है, आई एम सॉरी पार्टनर, मैं जानता हूँ कि तुम। फिर वो बात को पलटते हुए कहता है, मुझे पता है कि मुझे अपनी भावनाएं। वो इतना कहता कि श्रुति उसे घूरते हुए उसकी बात को काटते हुए तो उसे देख के उसकी कहे गए बातों को अनसुना करते हुए बोलती है, तुमने आर्यन के बारे में अब तक जितनी भी बातें जानते हो सब बताओ हमें। राघव उसकी बात सुन के उसे हैरान होके देखते हुए कहता है, तुम्हें उस आर्यन के बारे में जानना था? इतनी जल्दी में तुमने मुझे उसके बारे में जानने के लिए बुलाया है? तो वो बस खामोशी से अपने सर को हाँ में हिला देता है। तो राघव अपने सर पे हाथ रखता है, फिर श्रुति को देख के उससे पूछता है, तुम्हें कल की कोई बात याद नहीं है हमारे बीच की? तो श्रुति उसे घूरते हुए कहती है, राघव कल कुछ हुआ था क्या? हमें कुछ याद नहीं है क्योंकि हम नशे में थे और जो भी तुमसे पूछा है हमने वो बताओ, वे फिजूल की बातें न करो। तो राघव एक लंबी सी गहरी सांस लेता है, फिर श्रुति को देख के मन में कहता है, थैंक गॉड कि इसे कुछ भी याद नहीं है, वरना इसने तो अब तक हमारी जान ही निकाल देना थी। फिर आगे सोचता है, इसे क्या हुआ ये अचानक से? ये आर्यन के बारे में क्यों पूछ रही है? वो भी मुझसे? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया है? कहीं मिस्टर मल्होत्रा ने उसे सच तो नहीं बता दिया? वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टनर किसी खतरे में पड़े। वो यही सब सोचते जा रहा था। राघव को ऐसे खुद में खोया देख वो उसे झंझोड़ते हुए कहती है, राघव हमने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ। तभी राघव होश में आता है और वो श्रुति की तरफ देख के कहता है, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ उसके बारे में। उसने एक बार बस मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से तुम्हारे सामने ही हाथापाई भी हो गई थी हम दोनों में, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। इतना कह के राघव उसके ऊपर से अपनी नजर हटा लेता है और मन में कहता है, सॉरी पार्टनर, जब तक मैं और मिस्टर मल्होत्रा उस सूरज के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ लेते तब तक मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। इतना सोचते हुए वो अपने सोच से बाहर आता है और श्रुति से सवाल करता है, तुम्हें हुआ क्या है? तुम अचानक से आर्यन के बारे में क्यों पूछ रही हो? तो श्रुति खुद को कोसते हुए और खुद पे गुस्सा करते हुए कहती है, हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे सामने वो इंसान खड़ा है जो एक गुनहगार है और हम उसे पहचान नहीं पाए। पता नहीं कैसे हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हम उस इंसान की रिस्पेक्ट करते रहे जिसने हमारी ही दोस्त को मारने के लिए कह दिया। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। श्रुति की सारी बात सुन के राघव उसे गौर से देखते हुए सवालिया निगाहों से सवाल करते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम किस दोस्त की बात कर रही हो और आर्यन से उसका क्या मतलब है? इतना कह के वो उसे देखने लगता है जैसे वो उसके कहने का इंतजार कर रहा हो। राघव का सवाल सुन के श्रुति उसे हॉस्पिटल की बात बताने लगती है कि आर्यन ने डॉक्टर को धमकी दी है कि अगर उसने पायल को नहीं मारा तो वो उसे जान से मार देगा। आर्यन के जाने के बाद हम डॉक्टर से मिलने के लिए उसके केबिन में गए तो वो हमें सारी बात बताने लगी कि कैसे उन्होंने अब तक पायल को मारने से बचा रखा है। उस आदमी से वो उससे रोज झूठ बोलती है कि पायल ठीक नहीं होगी, लेकिन पायल की हालत पहले से काफी ठीक हो गई है और वो कभी भी कोमा से बाहर आ सकती है। लेकिन आर्यन को पता नहीं कैसे ये पता चल गया है और वो अब डॉक्टर की बात पे भरोसा नहीं कर रहा है और सीधे उसे धमकी देके आया है कि अगर उसने पायल को नहीं मारा तो वो उसके बेटे को मार देगा। ये सब कहने के बाद वो एक गहरी सांस लेती है, फिर आगे कहती है, ये सब हमने अपने कानों से सुना है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो रुंधे हुए गले से कहती है, राघव हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आर्यन को पहचाने में वो तो एक अच्छे और शरीफ इंसान है, न तो उन्होंने ये सब क्यों कहा? पायल ने उनका क्या बिगाड़ा है? वो उसे क्यों मरना चाहते हैं? वो भी आशीष के साथ मिले हुए हैं। क्यों हमेशा ऐसा होता है कि जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो ही इंसान हमारे भरोसे को तोड़ता है? वो हमारे साथ रह के अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? राघव को भी श्रुति की सारी बात सुन के झटका लगता है तो वो भी खुद को संभालते हुए खुद से कहता है, ये जमीन है ये तो मुझे पता था, उसी दिन पता चल गया, लेकिन इतना बड़ा कनीना निकलेगा मुझे पता नहीं था। इतना कहते हुए वो श्रुति की तरफ देखता है तो श्रुति उसके कुछ कहने से पहले कहती है,
हमें अभी पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। इतना कह के वो जाने लगती है तो राघव उसे रोकता है कि वो अभी पुलिस स्टेशन न जाए, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो अब क्या करने जा रही है। हमेशा की तरह जोश में होश खोने जा रही है। लेकिन श्रुति थी कि वो राघव को देख के गुस्से से कहती है, तुम्हें चलाना है तो चलो, वरना हम अकेले भी जा सकते हैं। उसकी बात सुन के राघव बस सर को हाँ में हिला देता है तो श्रुति राघव के कार की तरफ बढ़ जाती है और राघव अपने माथे पे स्क्रैक्ट करते हुए सोचने लगता है कि वो अब क्या करे। तभी उसे अभय का ख्याल आता है तो वो अपनी सारी भावनाओं को एक तरफ रख के अभय को कॉल करता है। इधर अभय राघव के फोन देख के उठाते हुए कहता है, हाँ बोलो। तो राघव उसे कहता है, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए, फिर सारी बात मैं आपको वहीं पे बताता हूँ। इतना कह के वो फोन रख देता है और पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। इधर अभय भी अपना कोट उठाता है और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। श्रुति पुलिस स्टेशन के पास पहुंच के वो आशीष से मिलने के लिए कहती है तो इंस्पेक्टर उसे अंदर ले जाते हैं। इंटेरोगेशन रूम की तरफ दोनों उधर की तरफ चले जाते हैं। आशीष जो वहां पे एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो अंदर आती हुई श्रुति को देख के एक गंदी सी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे वाह, आज वकील साहिबा यहाँ, वो भी मेरे पास कोई सबूत नहीं मिला तो आप यहाँ आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? श्रुति गुस्से से उसकी तरफ झुक के उसके आंखों में आंखें डाल के कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? पायल के साथ क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो, वो तो मासूम थी न, क्यों किया तुमने उसके साथ इतनी गंदी हरकत जिसकी वजह से वो आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के मुंह में झूल रही है? वो चिल्ला के ये सब उससे कहती है तो आशीष अपने कान पे हाथ रख के बोलता है, कितना चिल्लाती हो तुम? तुम्हें चिल्लाने के अलावा कोई और काम नहीं है? फिर उसके आंखों में आंखें डाल के कहता है, उसने कुछ नहीं बिगड़ा था, बस गलती उसके हुस्न की थी तो ये दिल उस पे आ गया। उसे कहा था मैंने कि सीधे सीधे आ जाए, लेकिन उसे तो झांसी की रानी बनना था, तो बस झांसी की रानी बनने में वो आज हॉस्पिटल में पड़ी है। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, ठीक ठाक हो। अगर जानना चाहती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है तो मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो, वरना अगर तुम इजाजत नहीं भी दोगी तो एक बार मैं जेल से बाहर आ जाए फिर मैंने अगर तुम्हारे ये उड़ते हुए पंख नहीं कटे तो मेरा नाम भी आशीष नहीं। इतना कह के वो उसे ऊपर से लेके नीचे तक गंदी नजरों से घूरने लगता है। आशीष की बात सुन के राघव का खून खौलने लगता है कि ये इंसान उसके सामने किसी लड़की से इतनी घटिया बातें कैसे कर सकता है, जरा सा भी शर्म नहीं है इसे। वो आगे बढ़ता उसे सबक सिखाने के लिए कि उस कमरे में एक थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है। उसकी बात सुन के श्रुति उसे एक थप्पड़ मार देती है खींच के और राघव वहीं पे रुक जाता है और सामने देखने लगता है। फिर वो कहती है, बहुत कर ली तुमने बकवास, अब जो हम पूछेंगे उसका जवाब तुम दोगे, समझे? तुम आर्यन के बारे में क्या जानते हो? तुम उसके अंदर में काम क्यों करते हो जबकि तुम सूरज सिंघानिया के दोस्त हो? अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें लगता है कि सूरज सिंघानिया और आर्यन के बीच में कोई तो कड़ी है और उस कड़ी के राज तुम हो। तो बोलो कौन है सूरज सिंघानिया और वो कहाँ है और ये आर्यन कौन है? इतना कह के वो उसे घूरने लगती है। उसके सवाल सुन के आशीष हैरान हो जाता है और वो उसे देखने लगता है। श्रुति उसके बदले भाव को देख पाती या कुछ समझ पाती कि राघव पीछे से आके उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, पार्टनर अब बस चलो यहाँ से, हो गया। लेकिन श्रुति उसकी बात को अनसुना करके वापस से आशीष की तरफ देखती है जो अब खुद के भाव को संभाला लेता है। इधर राघव श्रुति से बात तो कर रहा होता है लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ आशीष पे था और वो उसके भाव को समझ के वो समझ जाता है, लेकिन उसे तो ये सारी बातें पहले से ही पता थी। श्रुति राघव से अलग होके आशीष को वापस देखते हुए कहती है, हमने तुमसे कुछ पूछा है। लेकिन आशीष बिल्कुल शांत रहता है तो श्रुति फिर से अपने सारे सवालों को दोहराती है, लेकिन वो इस बार भी जवाब नहीं देता है। तो वो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ के उसको मुक्का जड़ने ही वाली थी कि पीछे से अभय आके उसे रोक देता है तो श्रुति की मुट्ठी हवा में ही रुक जाता है और वो गुस्से से आशीष को देख रही होती है। आशीष उसे एक चिढ़ाने वाली हंसी के साथ उसे देख रहा था जिसे देख के श्रुति का पारा काफी चढ़ रहा था। राघव अभय को देख के एक गहरी सांस लेता है, फिर दोनों को देखने लगता है। तभी अभय उसे रोक के आशीष से दूर करते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
तुम ये सब क्या करने जा रही थी? भूलो मत कि ये पुलिस स्टेशन है। हर बार मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। कभी तुम पुलिस वालों से पंगे ले लेती हो तो कभी सीधे जेल तो कभी कुछ, और एक दिन खुद भी शांति से जिंदगी जियो और कभी अपने साथ वालों को भी शांति से जीने दो। तुम्हारी तरह सब कोई नहीं होता है जो हर दिन हर रोज खतरों के खिलाड़ी बनता रहे। सबको अपनी जिंदगी शांति से जीना पसंद है। जब देखो तब पंगे तुम लेती हो और हर चीज से बचना मुझे पड़ता है तुम्हें। राघव एक तरफ खड़ा होके अभय की बात सुन रहा होता है। तभी श्रुति गुस्से से अभय की तरफ मुड़ती है और कहती है, हम कहते हैं आपसे कि आप आइए और हमें बचाइए, नहीं ना? हमने कहा आपसे कि आप आइए और हमारे सामने हीरो बाय, नहीं न? तो ये बेवजह का हम पे इल्जाम लगाना बंद करिए कि हमारी वजह से आपकी जिंदगी से शांति से नहीं है, समझे आप? और हमें आप अपने एहसान गिनाना बंद करिए। हमें न आपकी जरूरत है और न किसी और की। हम अकेले भी पायल और रिया का केस देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमारी वजह से इन पंगों में फंसते हैं तो आप जा सकते हैं, समझे आप? इतना कह के वो जाने के लिए होती है कि आशीष, जो शांति से उनकी बात सुन रहा होता है, अचानक से रिया का नाम सुन के हैरान हो जाता है और अब उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है और वो इसी नतीजे पे पहुंचता है कि इसे जो भी सूरज के बारे में पता चला है रिया से पता चला है, लेकिन वो इससे मिली कैसे उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सूरज के आदमी ने तो कहा था कि दोनों मार चुके हैं। तभी वो अपने ख्याल से बाहर आता है और जाती हुई श्रुति को देख के कहता है, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम उसे चाह के भी नहीं पकड़ पाओगी। वकील साहिबा, तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम उसे कभी इस जेल में बंद नहीं कर पाओगी। ये सुनते ही श्रुति गुस्से से उसकी तरफ देखती है और बढ़ने के लिए होती है कि नीचे में अभय आ जाता है, तो उसे देख के वो गुस्से से वहां से पैर पटकते हुए बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद अभय और राघव दोनों आशीष को देखते हैं। फिर अभय उसकी तरफ झुककर उसे देखते हुए कहता है, भूलो मत आशीष कि मैं कौन हूँ। मैं ऐसे ही देहरादून का एक काबिल वकील नहीं बना हूँ। ऐसे ही लोग मुझे अपने केस देने के लिए मिन्नतें नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं कोई केस लेता हूँ तो मैं अपने सामने वाले दुश्मन के हर नस से वाकिफ होता हूँ कि मुझे कहाँ कैसे और कौन सी चाल चलनी है, कहाँ शांत रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ सामने वाले को दिमाग लगाने के लिए छोड़ना है, मुझे सब पता होता है। तो तुम और तुम्हारा वो दोस्त सूरज सिंघानिया उर्फ आर्यन क्या चीज हो मेरे सामने? इतना कह के वो भी वहां से बाहर निकल आता है। आशीष उसकी बात सुन के हैरान होके जाते हुए अभय को देखने लगता है, तो राघव उसके सामने आके कहता है, वैसे मैं उनकी तारीफ तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सच है कि उन्हें और मुझे तुम्हारा और तुम्हारे उस कमीने दोस्त का सच पता है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अकेला लगता है न? तुम्हें यहाँ पे बहुत याद भी आती होगी तुम्हें तुम्हारे दोस्त सूरज उर्फ आर्यन की। तो चिंता मत करो, बहुत जल्द हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देंगे। फिर तुम दोनों साथ में बैठ के रोज गप्पे लगाना कि कैसे तुम दोनों जेल में आ गए, और भी जो भी गॉसिप होती है वो करना, ओके? इतना कह के वो भी वहां से बाहर निकल उनके पीछे निकल आता है। और इधर आशीष किसी सदमे में रहता है। उसे अब तक यही लग रहा था कि इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनकी यही सबसे बड़ी गलती उनके जान की दुश्मन बन गई। वो आर्यन को सब बताना चाहता था, लेकिन कैसे? पुलिस स्टेशन के बाहर श्रुति जा ही रही होती है कि अभय गुस्से से उसके बाजू को पकड़ के अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम पागल हो गई हो? और तुम अपने एक सीनियर से कैसे बात कर रही हो? और तुम यहाँ क्या करने आई थी? माना किया था न मैंने कि तुम मुझसे पूछे बिना न आर्यन से मिलेगी और न आशीष से, तो क्यों मिलने आई? तुम्हें कोई दिक्कत होती है मेरी बात न मानने में? अगर मैं तुमसे कुछ कहता हूँ कि तुम ये करो तो उसका मतलब ये होता है कि तुम्हें ये काम करना है, और मैं बिना सोचे समझे तुम्हें माना नहीं करता हूँ। तुम्हारे बारे में सोच के ही कुछ मना करता हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी मनमानी करनी होती है। कभी कभी सुन भी लेना चाहिए सामने वाले की बात और समझ लेना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है ये सब। चलो मानता हूँ कि तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुम उसकी बात को समझ न पाई, लेकिन तुम कर तो सकती हो न उसकी बातों को। इतना कह के वो उसे अपनी आंखें चोटी करके देखने लगता है। तभी श्रुति अपने बाजू को अभय के हाथ से छुड़वाते हुए कहती है, आप कौन है हमारे? तो अभय उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है, तो श्रुति उसके आंखों में देख के कहती है, आप है कौन हमारे जो आप हमसे ये सब सवाल कर रहे हैं?
बोलिए आप हैं कौन? अभी अभी आपने सुबह सुबह ही कहा था न कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। न तो अनजान बन के रहिए और हमारे चीजों में इंटरफेयर करना बंद करिए, समझे आप। रही बात ये जो आप हम पे हक जता के सुना रहे हैं, तो भूलिए मत ये हक आपने अभी तक कबूला नहीं है। जब हमने आपको यहाँ दिया था तो शायद आप ही इस हक को लेना नहीं चाहते थे, तो अब हम पे ये बेवजह का हक जमाना बंद करिए, समझे आप। और जाइए पहले खुद आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हम आपके लिए हैं क्या। अगर अनजान हैं तो आप हमारी आज से अभी से फिक्र करना बंद करिए और ये जो आप बेफिजूल के हक जमा रहे हैं न हम पे, वो बंद करिए। जाइए सोचिए पहले कि हम क्या हैं आपके लिए और जवाब दीजिएगा। अगर ना कहना है तो सीधे मुंह पे मना करिए, ऐसे हमें ताने और तकलीफ न दे, समझे आप। जैसे हमने अपनी दिल की बात सीधे आपसे से कही थी वैसे ही जो आपके दिल में है वो बोलिए हमसे। और प्लीज आराम से सोच के हमें क्लियर बता दीजिएगा कि आपके दिल में क्या है और आपके दिमाग में क्या है हमारे लिए। अगर ना भी है तो सीधे हमारे मुंह पे कहिए। इतना कह के वो ऑटो लेती हैं और वहां से निकल जाए हैं। श्रुति की बात सुन के अभय कुछ नहीं बोल पाता है और वो बस उसे जाता देख रहा होता है। तभी पीछे से राघव उसके कंधे पे हाथ रखता है तो अभय उसे देखता है तो राघव कहता है, वो खुद पे गुस्सा है कि उसने ऐसे ही कैसे किसी पे भरोसा कर लिया। आप तो समझ सकते हैं कि आज उसका भरोसा टूटा है, जिसकी तकलीफ उसके दिल में है, जो आप पे निकाल दिया। वरना वो भूल के भी आपसे ऐसे बात नहीं करेगी क्योंकि वो आपकी बहुत इज्जत करती है। फिर धीरे से कहता है, प्यार शब्द अभय के कानों तक नहीं गया था। फिर वो आगे कहता है, अभी वो खुद से नाराज है, गुस्सा है, कुछ देर में वो खुद शांत हो जाएगी और वो ही सबसे पहले आपसे माफी मांगेगी। लेकिन अभय जान रहा था कि श्रुति के कहने का क्या मतलब था, तो वो बस अपने सर को हाँ में हिलाता है और राघव से कहता है, आखिर हुआ क्या है जो ये अचानक से आशीष से मिलने आ गई। तो राघव उसे सब बता देता है। सारी बात सुन के अभय को भी बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। हाँ, उसे पता था कि आर्यन कुछ सस्पिशियस था, हालांकि दोनों को पता था कि वो ही सूरज सिंघानिया है। तभी अभय कहता है, मिस्टर ठाकुर हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो सूरज सिंघानिया है जिसे लड़कियों का नशा है, तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो पायल हो या रिया क्यों न हो। तो राघव भी सोचते हुए उसके बात पे हाँ कहता है। फिर आगे कहता है, अब क्या करेंगे, हमें पायल को भी बचाना है और पार्टनर कहीं गुस्से में आर्यन के पास न चली गई हो और आर्यन को एक बार शक हो गया तो वो कुछ न कुछ करके खुद को बचा लेगा। जब अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो वो अभी भी सारे सबूत को मिटा सकता है। तो अभय सोचते हुए कहता है, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन सबसे पहले इसे शांत करवाओ और पता करो कहाँ है। तो राघव बस हाँ कहता है। फिर दोनों वहां से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर श्रुति एक रेस्टोरेंट के सामने आती है और अंदर आके किसी को ढूंढती है तो वो शख्स उसे सामने ही बैठा नजर आ जाता है, जिसे देख के वो खुद के गुस्से पे कंट्रोल करती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी उससे एक वेटर टकरा जाता है और उसके ट्रे का जूस श्रुति के कपड़ों पे गिर जाता है। ये देख के आर्यन तुरंत अपनी जगह से उठता है और कुछ टिश्यू पेपर श्रुति को दे के वेटर पे चिल्लाने लगता है। तो श्रुति वेटर को जाने के लिए कह के आर्यन से कहती है, आप यही बैठिए, हम अभी वॉशरूम से आते हैं। तो आर्यन बस गर्दन को हाँ में हिलाता है और श्रुति वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आर्यन बैठा अपना कॉफी पी रहा होता है कि उसके पास उसका पीए आके कहता है, सूरज सर। वो अपना नाम सुनते ही उसे घूरते हुए कहता है, कितनी बार कहा है कि मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। तो उसका पीए उसे सॉरी बोलता है। तभी सूरज कहता है, बोलो क्या बात है। तो वो आदमी कहता है, सर वो इस डॉक्यूमेंट पे आपके सिग्नेचर की जरूरत है और अभी अर्जेंट है। तो प्लीज। वो ये सुनते ही सूरज उससे फाइल लेता है और साइन करने लगता है। इधर श्रुति वॉशरूम से होके आ रही होती है कि उसकी नजर आर्यन पे जाती है जो किसी से बात कर रहा होता है। वो उसके पास आके कुछ कहती कि उसका पीए अचानक से पीछे मुड़ता है, जिसकी वजह से श्रुति एक बार फिर टकरा जाती है और झल्लाते हुए कहती है, दिखाई नहीं देता है आपको। फिर खुद में बड़बड़ाते हुए नीचे गिरे फाइल्स को उठाते हुए कहती है, आज का दिन ही खराब है हमारा, पहले जूस और अब ये। आर्यन गुस्से ऐसे अपने पीए को घूरता है जो अब तुरंत नीचे झुक के उन फाइल्स के पन्ने को उठाने लगता है। फिर श्रुति की तरफ जो झल लाई हुई सी सारे पेपर को इकट्ठा कर रही होती है। इधर श्रुति बड़बड़ाते हुए सारे पेपर को इकट्ठा कर रही होती है। तभी जैसे उसके हाथ रुक जाते हैं
और वो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक बार फिर से उन पेपर को देखने लगती है तो उसपे सूरज सिंघानिया नाम लिखा होता है, जिसे देख के वो पहले एक नज़र आर्यन को देखती है जो उससे इशारे में कह रहा होता है कि तुम छोड़ो, मेरा पीए सब उठा लेगा। श्रुति को अब सब समझ आ जाता है और वो गुस्से से उठती है। अब तक गुस्सा वो जो भी रोक के रखी थी वो अब आर्यन पे फूट पड़ता है और जाके सूरज उर्फ आर्यन के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, हमने तुम्हें इतना सही इंसान समझा, हमने तुम पे इतना भरोसा किया और बदले में तुमने क्या किया हमारे साथ। आज तुमने साबित कर दिया कि कभी भी किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक उस इंसान के बारे में उसे पता न हो, और हमें तुम्हारे बारे में पता कहाँ से होगा मिस्टर सूरज सिंघानिया, तुम्हारी तो सारी पहचान ही झूठी है। श्रुति की बात सुन के आर्यन उर्फ सूरज उसे हैरान होके देखने लगता है और उसे गिरने लगता है। फिर वो खुद के कॉलर को उससे छुड़वाता है और खड़ा होके कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ है श्रुति, मैं आर्यन हूँ, सूरज नहीं। तो श्रुति उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, बिल्कुल चुप, अब एक भी लफ्ज नहीं, थकते नहीं हो ये सब झूठा नाटक करने से। अब तक तुमने हमें पागल बनाया लेकिन अब नहीं समझे तुम। एक बार तुमने हमें अपने झूठी बातों में फंसा लिया लेकिन अब नहीं। सूरज सिंघानिया, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, हर एक चीज की सजा, रिया के साथ जो तुमने किया उसकी सजा, पायल को मरवाने की सजा, हर एक चीज की सजा तुम्हें मिलेगा। अब इतना कह के वो अपना फोन निकलती है और पुलिस स्टेशन कॉल करने लगती है। आर्यन के बुलाने पे श्रुति अपनी सोच से बाहर आती है तो आर्यन को देख के वो कुछ नहीं कहती है। आर्यन का पीए सारा पेपर उठा के फाइल में रखते हुए वहां से चला जाता है तो आर्यन और श्रुति अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। श्रुति बस एक टक आर्यन को घूरे जा रही होती है। आर्यन को अजीब लगता है। श्रुति को खुद को एक टक देखता पाके तभी वो उससे पूछ ही लेता है, क्या हुआ श्रुति, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या? तो श्रुति उसे घूरना बंद करके ना में सर हिलाती है, फिर बात बदलते हुए कहती है, कुछ पिलाएंगे? नहीं, आज बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा ऑर्डर कर दीजिए। श्रुति की बात सुन के आर्यन बाहर के मौसम को देख के कहता है, लेकिन श्रुति मौसम तो बिल्कुल ठीक है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंड। तो श्रुति कहती है, पता नहीं हमें क्यों इतनी गर्मी लग रही है। उसकी बात सुन के आर्यन वेटर को बुला के एक ठंडा जूस मंगवाता है और कुछ ही मिनटों में वेटर वो ठंडा जूस श्रुति के सामने रख के वहां से चला जाता है तो श्रुति उस जूस को उठा के पीते हुए सिर्फ आर्यन को ही देखे जा रही थी। आर्यन फिर से श्रुति को ऐसे खुद को देखता पाके फिर से सवाल करता है, क्या हुआ श्रुति, आज तुम कुछ अजीब क्यों बर्ताव कर रही हो? तो श्रुति कुछ जवाब नहीं देती है, फिर जूस का ग्लास नीचे रख के आर्यन को देखते हुए उससे सवाल कर देती है, आर्यन जी, आपको उस प्यून का पता चला जिसने पायल को देखा था और पुलिस को कॉल किया था? हम और मिस्टर मल्होत्रा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शायद पता चल जाएगा कुछ दिनों में। इतना कह के वो आर्यन को गौर से देखने लगती है। ये सुनते ही आर्यन जो कि कॉफी पी रहा था उसके हाथ में पकड़ा मग के हवा में ही रुक जाता है और वो अपनी घबराई हुई सी नजरों से श्रुति को देखता है, लेकिन वो तुरंत खुद पे काबू पाके कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने भी पता करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। और तुम्हें क्या पता चला है? उसके जवाब में श्रुति अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन पता चल जाएगा बहुत जल्द। इतना कह के वो आर्यन को घबराया और कुछ सोचता देख अपने जूस का एक सिप और लेती है, फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, वैसे आर्यन जी आपको पता है? तो आर्यन कहता है, क्या? इतना कह के वो श्रुति के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने कॉफी को पीने लगता है। इधर श्रुति अपने जूस को पीते हुए कहती है, आज हम आशीष के पास गए थे और उससे पूछे कि उसका सूरज सिंघानिया से क्या रिश्ता है। ये सुनते ही आर्यन को ठसका लग जाता है तो श्रुति तुरंत उसे पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आराम से आर्यन जी, ये आप क्या कर रहे हैं, आत्मा से पीजिए। इतना कहते हुए वो उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा देती है तो आर्यन तुरंत पानी का ग्लास लेके पी के खुद को संभलता है। तो श्रुति आगे कहती है, हाँ तो हम कहाँ पे थे? हाँ, सूरज सिंघानिया पे। तो आशीष से हमने पूछा कि वो इससे आगे कुछ कहती कि आर्यन बड़े आतुरता से उससे पूछता है, क्या कहा उसने? तो श्रुति उसकी तरफ अपनी गहरी निगाहों से देखती है, फिर कहती है, कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि वो नहीं जानता है किसी सूरज सिंघानिया को। ये सुनते ही आर्यन जो बेचैन था वो एक गहरी सांस लेता है। श्रुति उसे ऐसे गहरी सांस लेते देख आगे कहती है,
लेकिन आर्यन जी, आपको पता है, हमें नहीं लगता कि आशीष सच बोल रहा है। वो जनता है कि सूरज सिंघानिया को, क्योंकि हमने अपन सोर्सेज से पता किया, बस उस सूरज के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आर्यन उसकी बात सुन के बेचैन होते हुए बात को बदलने की कोशिश में कहता है, तुम ये सब हमें क्यों बता रही हो? मुझे क्या मतलब? सूरज सिंघानिया से, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हम कुछ और बात करें। तभी श्रुति तपाक से बोलती है, हमारी है, मतलब हमारी दुश्मनी उससे है, और हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपने भी हमारा साथ दिया है उस आशीष को पकड़वाने में, सच्चाई का साथ दिया है। कहीं वो आपसे अपने दोस्त को जेल में पहुंचाने का बदला न ले ले, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि बच के रहिएगा, क्योंकि वो यही कहीं हमारे पास है। क्या पता हमारे अगल बगल ही बैठा हो और हमें पता ही न हो। आर्यन उसकी बातें सुन के परेशान सा हो जाता है और वो अपने टाई के नॉट को ढीला करते हुए खुद के घबराहट पे काबू पाता है और उससे सवाल करता है, श्रुति, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे सूरज सिंघानिया से क्या दुश्मनी है, लेकिन तुम बता सकती हो क्यों तुम इससे इतनी नफरत करती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम उसे जेल क्यों भेजवाना चाहती हो? श्रुति कुछ सोचते हुए कहती है, बिगड़ा है न, उसने बहुत कुछ बिगड़ा है। हमारे किसी अपने को उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई है, उससे उसने सब कुछ उसका छीन लिया, तो आप बताइए उससे हम नफरत कैसे न करें? ये सुन के सूरज सोच में पड़ जाता है कि उसने श्रुति का क्या बिगाड़ा है और कौन से अपनों के साथ उसने गलत किया है, या इससे रिलेटेड चीजें क्यों नहीं याद है। वो तो श्रुति से मिला ही देहरादून में है और इसके बारे में पता करने पे भी जुड़ा कुछ नहीं पता चला। एक नॉर्मल मिडिल क्लास महफिली से है ये, जिससे मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो इन्हीं सब में उलझा हुआ था और श्रुति उसे ऐसे परेशान सा देख के बस अपने होठ के कोने से हल्का सा उसपे एक तंज वाली हंसी हंस देती है, जिसे आर्यन नहीं देख पाता है। इधर राघव श्रुति को ढूंढता हुआ उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां आर्यन और श्रुति बैठे हुए थे। वो चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसकी नजर आर्यन और श्रुति पे जाती है, जिसमें श्रुति बस आर्यन को घूर रही होती है और आर्यन कहीं सोचने में व्यस्त था। ये देख के वो परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, कहीं इस लड़की ने इसे सब कुछ बता तो नहीं दिया न। यही सब सोचते हुए वो जल्दी से श्रुति के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगता है। ये देख आर्यन अपने विचारों से बाहर आता है और राघव को देख उसका पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है और वो भी उनके पीछे जाने लगता है। इधर श्रुति राघव को गुस्से से कहती है, ये क्या हरकत है राघव, हमारा हाथ छोड़ो। लेकिन राघव उसकी बात को अनसुना किए उसे वहां से ले जा रहा था, तभी आर्यन आके राघव के हाथ से उसका हाथ छुड़वाता है और एक मुक्का उसके मुंह पे जड़ देता है। ये देख के श्रुति राघव को संभालती है और उसे खड़ा करते हुए आर्यन को देख के कहती है, आपको किसने हक दिया राघव पे हाथ उठाने का? तो आर्यन उसके पास आके उसे समझाते हुए कहता है, श्रुति, ये तुम्हें ऐसे कैसे जबरदस्ती ले जा सकता है, और जब तुमने इससे अपने हाथ छोड़ने के लिए कहा तो उसने क्यों नहीं छोड़ा? ये सुनते ही श्रुति उसकी बात को काटते हुए कहती है, ये हमारा दोस्त है और इसे हमने हक दिया हुआ है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप राघव पे हाथ उठाए। ये हक आपको क्या हमने किसी को नहीं दिया है, समझे आप? इतना कह के वो वहां से जाने लगती है। राघव बस मुस्कुरा देता है और वो भी उसके साथ जाने लगता है। फिर पीछे मुड़ के देखता है तो आर्यन को बस चिढ़ाने वाली हंसी हंस देता है, जिसे देख के आर्यन अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है। अंधेरा घिरने लगा था। श्रुति राघव के साथ बैठी हुई बस कुछ सोचे जा रही थी और राघव गाड़ी को ड्राइव किए जा रहा था। श्रुति को ऐसे शांति से बैठा देख राघव उससे पूछता है, क्या हुआ पार्टनर, तुम इतनी शांत क्यों हो? तो श्रुति उसे देखती है, फिर कार को रोकने के लिए कहती है। राघव कार को एक साइड लगा के रोक देता है और श्रुति उतर के नीचे आती है। फिर एक तरफ जाके स्ट्रीट लैंप के नीचे रखे बेंच पे बैठ जाती है। ये देख के राघव को कुछ समझ नहीं आता है, तो वो भी उसके पीछे जाता है और उसके बगल में लेकिन कुछ दूर पे बैठ जाता है। तभी श्रुति ऊपर चांद को देखते हुए शांत लफ्जों में कहती है, राघव, हमने तो किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो लोग हमारे साथ ही धोखा क्यों करते हैं? नहीं, हमारी जिंदगी में ज्यादा रिश्ते हैं, बस कुछ चुने रिश्ते हैं, तो उनमें भी हमें धोखा क्यों मिला? राघव उसकी बात सुन के समझ जाता है कि श्रुति अभी तक सुबह मतलब आर्यन की बात कर रही है। अरे पार्टनर, ये तो लाइफ है, इतना तो होता रहता है।
हम किसी इंसान को समझ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही सामने वाला भी इंसान वैसा ही होगा, हमारी तरह सच्चा और अच्छा। लेकिन ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं होता। बहुत लोग फायदा उठाने के लिए भी अच्छा बनाने का नाटक करते हैं। बस यही हमारी कमजोरी होती है कि हम जल्दी ही ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं जो हमारे भरोसे के काबिल नहीं होते। बस इतना कह के राघव उसे देखने लगता है। राघव की बात सुन के श्रुति उसे देखती है, फिर सामने दूर तक अंधेरे को फैले देखते हुए कहती है, आज एक दूसरा झटका लगा हमें, तुम भी सुनोगे तो तुम्हें भी झटका लगेगा जो हमें पता चला है। ये सुनते ही राघव उसे हैरान होके देखने लगता है और कहीं न कहीं वो अंदर ही घबराया यही सोच रहा था कि खाई इसे। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी श्रुति शांत भाव से कहती है, तुम्हें पता है जिसे हम ढूंढ रहे थे, मतलब जिसके लिए दिन रात एक कर रहे थे ढूंढने में, वो हम सब के साथ हम सब के बीच अच्छाई का नकाब पहने बैठा हुआ है। राघव उसकी बात सुन के उसे देखने लगता है और कहीं न कहीं वो समझ जाता है कि श्रुति को कुछ तो पता चला है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो भी जानता था कि सच्चाई से कोई कितने ही दिन तक छिप सकता है, आज नहीं तो कल पता चलना ही है। तभी श्रुति आगे कहती है, तुम्हें पता है जिसे हम सबसे अच्छा इंसान समझते थे, जिसकी इज्जत करते थे, वो कोई और नहीं बल्कि वही सूरज सिंघानिया है, मतलब आर्यन ही सूरज सिंघानिया है। उसकी बात सुन के राघव कुछ नहीं कहता है। उसे अंदाजा लग चुका था कि शायद श्रुति यही बोलने वाली है, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं होता है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता है कि इसे कैसे पता चला कि आर्यन ही सूरज सिंघानिया है। श्रुति राघव के भाव पे ध्यान न देके वो अपनी बातें कहे जा रही थी। राघव, कैसे हम उस इंसान की इतनी इज्जत कर सकते हैं जिसने इतने लोगों के साथ गलत किया है, जो एक कातिल है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे उसे समझ या पहचान नहीं पाए। इतना कह के वो शांत हो जाती है। राघव उसकी सारी बात को एक तरफ करके उससे सवाल पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि आर्यन ही सूरज सिंघानिया है? राघव का सवाल सुन के वो अब उसकी तरफ देखती है और उसके भाव को देख के वो उल्टा उससे सवाल करती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि आर्यन ही सूरज सिंघानिया है? तुम जानते थे क्या कि आर्यन ही सूरज सिंघानिया है? इतना कह के वो उसे सवालिया निगाह से देखने लगती है तो राघव बस अपना सर झुका लेता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। उसे ऐसे सर झुकाए देख श्रुति को समझने में समय नहीं लगता है कि राघव को ये सब पता था। ये एहसास होते ही वो अपनी जगह से उठते हुए उससे सवाल करती है, राघव तुम्हें सब पता था? लेकिन राघव कुछ नहीं कहता है तो वो उससे ऊंची आवाज में पूछती है, राघव हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम्हें पता था आर्यन का सच? तो राघव उसकी तरफ देख के उसके पास आके कहता है, हाँ पता था। श्रुति अपने हाथ में फोन को लिए हुए खुद से कहती है, बहुत अच्छा बनने का नाटक कर लिया आपने मिस्टर आर्यन, अब आपके होश कैसे उड़ते हैं वो देखना है हमें। अगर आपके मुंह से ही आपके गुनाह नहीं कबूलवाया तो हमारा नाम भी श्रुति सक्सेना नहीं। इतना कह के वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर आर्यन जो आराम से अपने घर में बैठा नाश्ता कर रहा था, अचानक से अपने फोन के मैसेज बीप की आवाज सुन के वो अपने फोन को देखता है। उसमें एक अननोन नंबर से मैसेज पड़ा देख वो उसे खोलता कि उसका पीए उसके पास आके कहता है, सर आज आपकी मीटिंग है तो आपको जल्दी से वेन्यू पे पहुंचना होगा और वहां पे आपके कंपटीटर भी पहुंच गए होंगे तो हमें भी वहां पे जल्दी से पहुंचना चाहिए। ये सुनते ही आर्यन अपने फोन को देखना छोड़ के वो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर हॉस्पिटल में पायल के पास रह के श्रुति बाहर आती है और वो उस प्यून का पता करने के लिए वहां से जाने लगती है। तभी उसका कोई कलाई पकड़ता है तो वो खुद को बचाने के लिए जैसे ही उसके तरफ अपने मुक्के को उसके मुंह पे देने वाली होती है कि अपने सामने अभय को देख के उसका मुक्का हवा में ही रुक जाता है और वो अपना हाथ छुड़ा के वहां से जाने के लगती है। ये देख अभय उससे कहता है, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो श्रुति उसकी तरफ बिना देखे कहती है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप भी झूठे हैं और आपके साथ रह के राघव भी झूठा बन गया है, हमें आप दोनों में से किसी से बात नहीं करनी है। इतना कह के वो फिर से जाने लगती है तो अभय उससे हल्के गुस्से से आवाज में बोलता है, मिस सक्सेना मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुम बैठ रही हो कार में या नहीं? तो श्रुति उसका कोई जवाब नहीं देती है, बस अपने ही धुन में चली जा रही होती है। ये देख के अभय गुस्से से उसके हाथ को पकड़ता है और जबरदस्ती उसे अपने कार में बैठाने लगता है। तो श्रुति उसे देख के गुस्से से कहती है,
ये क्या बात मीजी है आपकी। तो अभय उसे घूर के देखते हुए बोलता है, सीधे तरीके से कुछ कहता हूँ तो तुम्हें कहाँ पल्ले पड़ता है कोई बात। अगर तुम्हारे लिए ये बात मीजी है तो मुझे ये भी मंजूर है। तो श्रुति उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोलती है, आप हमें छोड़िए वरना हम शोर मचा देंगे। उसके इतना कहते कहते में वो उसे कार के पैसेंजर सीट पे बैठा देता है और खुद भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है। इधर श्रुति जैसे ही दरवाजे खोल के बाहर जाने के लिए होती है कि अभय कार को लॉक कर देता है। ये देख के श्रुति दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जब खुलता नहीं है तो वो गुस्से से अभय की तरफ देख के कहती है, ये क्या हरकत है मिस्टर मल्होत्रा। तो अभय उसे देख के कहता है, चुपचाप बैठ जाओ कोई नाटक नहीं। इतना कह के वो ड्राइविंग करने लगता है तो श्रुति अपना मुंह बना के बस बैठ जाती है, लेकिन अभय को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है। दूसरी तरफ राघव का घर। राघव बेचैनी से श्रुति का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन श्रुति थी कि उससे इतना नाराज थी कि वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। उसकी ऐसी हरकत देख के उसे भी झुंझलाहट होने लगती है। तभी पीछे से राघवेंद्र जी की आवाज आती है, राघव आप तैयार हैं न आज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो राघव अपने पापा की तरफ देख के खुशी से कहता है, हाँ पापा देखिएगा आज का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। तो राघवेंद्र जी मुस्कुरा देते हैं। तभी दाई माँ उनके पास आके उन्हें दही खिलाते हुए कहती है, माता रानी आप दोनों की हर इच्छा पूरा करे और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा की तरह आपका ही हो। तभी रिया भी कहती है, ऑल द बेस्ट बड़े पापा एंड भैया जाइए सब अच्छा होगा। तो राघव दाई माँ के पैर छूता है, फिर रिया को गले लगा के कहता है, अगर आज ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है हमें तो आज हम पूरी फैमिली डिनर पे जाएंगे और ये डिनर मेरी तरफ से। तो रिया कहती है, तब जाइए जल्दी और ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आइए, क्योंकि कितने समय हो गए हैं हम सबको साथ में कहीं बाहर गए हुए। ये सुनते सब मुस्कुरा देते हैं। ऊपर पहली मंजिल पे खड़ी राशि ये सब देख रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पे इस वक्त कोई भाव नहीं था। वो बस उन्हें मुस्कुराता और एक दूसरे से आपस में हंसी मजाक करते देख रही थी, फिर अपने कमरे में की तरफ चली जाती है। इधर अभय एक सुनसान जगह अपनी कार को रोकता है जहां कुछ ही लोग थे। तो श्रुति चारों तरफ देखती है, लेकिन उससे कुछ कहती नहीं है। ये देख के अभय बाहर निकालता है, फिर उसे भी बाहर निकलने के लिए कहता है। तो श्रुति मुंह बनाते हुए बाहर निकलने लगती है। बाहर आते ही वो चारों तरफ देखती है तो एक तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ खाई जहां पे ढेर सारे लंबे लंबे पेड़ थे जिनके चारों तरफ हल्की सी धुंध दिख रही थी। ज्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से मौसम भी ठंडा हो गया था नीचे के तापमान से, और उसी ठंडी हवाओं में से जो गुनगुनी धूप आ रही थी वो एक अलग ही सुकून दिए जा रही थी। बाहर निकलते ही उसे हल्का सा ठंड का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो खुद को खुद के बाहों में सिमट लेती है। ये देख के अभय पहले कार को लॉक करता है, फिर अपना कोट निकाल के उसे देते हुए कहता है, ये लो पहन लो। तो श्रुति उसकी बात को अनसुना करके आगे की तरफ जाके अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ा के वहां के मौसम का मजा लेने लगती है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे वो जगह होने पे उसे ठंड भी लग रही थी। ये देख के अभय अपने सर को पहले अनिश्चितता से हिलाते हुए कहता है, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है। इतना कहते हुए वो उसके पास आता है और उसके कंधे पे अपने कोट को रख के एक तरफ ले जाके बैठ जाता है जहां से धूप भी अच्छे से आ रही होती है। वो ऐसे जगह बैठे थे जहां से नीचे का हर एक चीज छोटी या तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी, बस सफेद बदल का चादर बिछा दिख रहा था और दोनों ही उसे देखने में कहीं गुम हो गए थे। तभी अचानक से अभय बोलता है, ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है, जैसे तुम्हारा घाट है न बनारस में वैसे ही ये यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है, और जब भी आपका मन परेशान हो उदास हो तो मैं सीधे यही आता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भी आए काफी समय हो गया है। उसकी बात सुन के श्रुति बस उसे देखते हुए कहती है, देखिए आप अपनी इन बातों से हमें मनाने की कोशिश मत करिएगा, हम आपसे और राघव दोनों से नाराज हैं इस बात को लेके कि आप दोनों ने हमसे सच्चाई छुपाई, हमें कोई सफी मत दीजिएगा क्योंकि हम जानते हैं आप भी वही कहेंगे जो राघव ने कहा था। ये कहते हुए वो अपना मुंह फेर लेती है। अभय उसकी बात सुन के कहता है, नहीं मैंने तुम्हें उस बात के लिए इतनी दूर शहर से बाहर नहीं लाया हूँ। तो श्रुति उसकी तरफ देखने लगती है। तभी अभय आगे कहता है, मैंने तुम्हारा जवाब सोच लिया है कि मुझे तुम्हें क्या जवाब देना है। तो श्रुति उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगती है। तभी अभय उसे देख के बड़े ही संजीदगी से कहता है,
मिस सक्सेना, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जैसी कोई चीज नहीं है और न कभी भविष्य में तुमसे प्यार होगा। तुम सिर्फ मेरे लिए एक मेरी एम्प्लॉय थी और तुम्हारे काम करने के तरीके से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए तुम मुझे छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे छोड़ के एक ऐसे अच्छे से इंसान को ढूंढो जो हमेशा तुम्हारा साथ दे। श्रुति जो उसकी बात सुन रही थी, उसे पता था कि अभय कुछ ऐसा ही बोलने वाला है, तो वो अपनी नजरें फेर के सामने देखने लगती है और उसके आंख से आंसू के कुछ बूंद उसके गाल पे लुढ़क जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पोंछती है, फिर खड़ी होके वहां से जाने लगती है। तो अभय भी अपनी जगह से खड़ा होके कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोलोगी नहीं? अभय की बात सुन के श्रुति उसकी तरफ देख के शांत भाव से कहती है, सर, आपने अपने दिल की बात कही, हमें अच्छा लगा, लेकिन हमें आपसे प्यार है जो कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता है। रही बात दूसरे इंसान की हमारी जिंदगी में, तो हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है और न ही हम आपसे ये वादा कर सकते हैं कि पूरी जिंदगी हम आपके बिना ही आपसे प्यार करेंगे और न ये कि आपके सिवा हम अपनी जिंदगी में किसी और को आने नहीं देंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है। वैसे हम तो अपनी जिंदगी में आपके सिवा किसी को आने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इस जिंदगी पे अकेले का हक सिर्फ हमारा ही नहीं है, न हमारे माँ बाप का भी है, तो उन्हें उदास करके हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको भूलना पड़े वो भी हम नहीं कर सकते हैं। इतना कह के वो वहां से जाने लगती है। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे अब, लेकिन तभी श्रुति अपने कंधे पे से अभय का कोट उतार के उसके पास आके उसे देते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, आपकी हर मदद के लिए। हाँ, हम आपके इन मदद का एहसान चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो आप बेहिचक याद करिएगा, हम आपके पास होंगे। और आप चिंता मत करिए, आगे से हम आपके पीछे कभी नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो हम वहां से अपना रास्ता बदल लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से परेशान हो। लेकिन बस एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं आपसे, अगर आप इजाजत दे तो हम पूछे। अभय उसकी तरफ देख के हाँ में सर हिलाता है, तो श्रुति कहती है, क्यों, आप हमसे प्यार नहीं कर सकते हैं? तो अभय जवाब देता है, मैं तुमसे ही नहीं बल्कि किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। तभी श्रुति कहती है, क्यों? अभय बोलता है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो श्रुति उसकी तरफ देख के कहती है, वही लड़की जिसकी तस्वीर आपके कमरे में टंगी हुई है। तो अभय उसे देखने लगता है। तो श्रुति कहती है, ऐसे मत देखिए, वो हम जब बाहर आ रहे थे तो हमने देखा, तभी हमें लगा, लेकिन हम कन्फर्म नहीं थे और अब कन्फर्म हो गए। वैसे बहुत खुश नसीब है वो लड़की जिससे आप प्यार करते हैं। वैसे एक और सवाल? तो अभय हाँ कहता है। तो श्रुति कहती है, अगर आपकी किस्मत पहले ही भगवान ने किसी और के साथ जोड़ दी हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी तकदीर किसी और के तकदीर के साथ पहले ही जुड़ गई हो तो आप अपने किस्मत से कैसे बचेंगे? अभय उसकी बात सुन के कहता है, मिस सक्सेना, मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो सिर्फ वही है, लड़की है, उसके सिवा कोई नहीं, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे मेरी किस्मत कुछ भी करे, कोई भी खेल खेले। ये सुन के श्रुति बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर वहां से जाने लगती है। तो अभय कहता है, रुको मिस सक्सेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कैसे जाओगी तुम? तो श्रुति उसकी तरफ बिना देखे खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, अब हमें लगता है कि हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। सारे हमारे रास्ते तो कभी एक थे ही नहीं, तो हमें अकेले चलना सीख लेना चाहिए। अगर आगे कभी किस्मत चाहेगी कि हमारी मंजिल एक हो तो हम इन्हीं रास्तों पे कहीं न कहीं टकरा जाएंगे। वैसे भी अगर अब आपने और कुछ हमारे लिए किया तो हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। शुक्रिया। इतना कह के वो वहां से जाने लगती है और अभय बस उसे जाता देख रहा होता है। श्रुति के जाने के बाद अभय वहीं पे बैठ जाता है और श्रुति बेसुध सी सड़कों पे चली जा रही थी। तभी उसे रोना आ जाता है और वही सड़क पे पंजों के बल बैठ के घुटने में मुंह छिपा के रोने लगती हैं। वहां पे ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन जो भी लोग थे वो उसे ऐसे रोते देख आपस में बात करते हुए वहां से गुजर जा रहे थे। इधर श्रुति इन सब से बेखबर वही अपने मुंह को घुटने में छुपाए रोए जा रही थी। रोने के बाद जब उसका दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है तो वो अपने आंसू पोंछते हुए उठती है और वहां एक कैब को रोक के उसमें बैठती है और चली जाती है। दूसरी तरफ आर्यन राघव के साथ राघवेंद्र सब वेन्यू पे पहुंचते हैं जहां पे ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। सब वहां पे पहुंचते हैं
और बारी बारी अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तभी आर्यन भी अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है। तो उसका प्रेजेंटेशन देखते ही राघवेंद्र जी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, और साथ ही साथ मिस्टर मेहता और कुछ उनके ऑफिस के स्टाफ की भी, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन उनका था जिसके उन्होंने काफी महीनों से मिलके मेहनत की थी। लेकिन राघव शांति से बैठा बिना किसी भाव के ये सब देख रहा होता है। मिस्टर मेहता राघवेंद्र जी से कहते हैं, सर अब क्या करेंगे, ये तो हमारा वाला प्रेजेंटेशन है, अब हम क्या दिखाएंगे। अगर हमने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया तो लोग हमें चोर समझेंगे कि हमने मिस्टर आर्यन का प्रोजेक्ट चुराया या कॉपी किया है। मिस्टर मेहता की बात सुन के राघवेंद्र जी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन वक्त पे क्या कर सकते हैं। अगर उन्होंने प्रेजेंटेशन सबके सामने नहीं दिया तब भी उनकी कंपनी का नाम डूबेगा, और दिया तो तब भी। राघव बस इन सब की बात सुन रहा था और सामने आर्यन को देख रहा था। आर्यन प्रेजेंटेशन देने के बाद नीचे आता है और राघव को देख मुस्कुराते हुआ जाके अपनी जगह बैठ जाता है। अब वहां का होस्ट आखिरी नाम बुलाता है मिस्टर ठाकुर का, तो सभी मिस्टर ठाकुर को देखने लगते हैं, फिर आपस में कि अब क्या करे। तभी राघव अपने पापा के हाथ पे खुद का हाथ रखते हुए कहता है, पापा अगर आप इजाजत दे तो आज का प्रेजेंटेशन मैं देना चाहता हूं। तो राघवेंद्र जी उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहते हैं, लेकिन हम देंगे क्या, क्योंकि हम वही सेम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो राघव उन्हें दिलासा देते हुए बोलता है, पापा आपको मुझ पे भरोसा है न, बस आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। तो राघवेंद्र जी बस अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। उनकी हामी मिलते ही राघव स्टेज पे जाके पहले एक नज़र सबकी तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र आर्यन से मिलती है। तो वो उसे देखते हुए मन में ही कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो आर्यन उर्फ सूरज सिंघानिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। इतना सोच के वो अपनी नज़र आर्यन पे से हटा के लैपटॉप खोल के प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करता है। जैसे ही उसका प्रेजेंटेशन खत्म होता है, सभी उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसके लिए जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। आर्यन ये सब देख के एक खिसियानी बिल्ली वाली शक्ल बना लेता है। राघव अपना प्रेजेंटेशन देने के बाद नीचे आता है तो मिस्टर मेहता कहते हैं, वाह सर, हमें नहीं पता था कि आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन आपने ये प्रेजेंटेशन बनाया कब। तो राघव मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मेहता अंकल आप भी क्या बात करते हैं, बताऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं रही बात अच्छा प्रेजेंटेशन की तो पापा से बेहतरीन तो नहीं है। तो राघवेंद्र जी उसकी पीठ को शाबाशी से थपथपाते हुए कहते हैं, नहीं आपने तो हमसे भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है। तो राघव बस मुस्कुरा देता है। तभी सामने का होस्ट सबके प्रेजेंटेशन की तारीफ करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को ठाकुर कॉरपोरेशन को देने का फैसला सुनाया है। ये सुनते ही राघवेंद्र जी, राघव, मिस्टर मेहता और भी जो उनके साथ उनके स्टाफ आए हुए थे वो खुश हो जाते हैं और सब राघव को बधाई देने लगते हैं। फिर आपस में एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। सब खत्म होने के बाद और भी बिजनेसमैन राघव के पास आके उन्हें बधाई देते हैं, तो वो भी सबको मुस्कुराते हुए शुक्रिया कर रहा था। तभी उसकी नज़र आर्यन पे जाता है जो वहां से जा रहा होता है, तो वो उन सब को एक्सक्यूज मी बोल के आर्यन के पास आके उसे बुलाता है। तो आर्यन रुक जाता है लेकिन उसकी तरफ देखता नहीं है। तो राघव उसके सामने आके कहता है, क्या हुआ मिस्टर आर्यन, आप मुझे बधाई नहीं देंगे। तो आर्यन उसे बस खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है। तो राघव कहता है, वैसे कोशिश बहुत अच्छी की थी आपने, लेकिन अपने मोहरे से कह देना आगे से कि अगर कोई काम वो आगे से करे तो आगे पीछे अगल बगल ध्यान दे के कोई काम करे। वैसे मैंने कहा था न तुमसे कि अगर तुमने मेरी कंपनी या मेरे पापा के आत्मसम्मान पे वार करने की कोशिश की तो तुम मुझे हमेशा पाओगे, और मैं तुम्हारे हर प्लान को बेअसर करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। इतना कह के वो वापस अपने पापा के पास चला आता है। राघवेंद्र जी इशारे में पूछते हैं कि क्या हुआ। तो राघव इशारे में कुछ नहीं है ये कह देता है। आर्यन दूर खड़ा उन्हें मुकुराते देख रहा था और वो वहां से गुस्से में अपने पैर को पटकते हुए अपनी हार के साथ चला जाता है। श्रुति को हॉस्टल वापस आते आते रात हो जाती है। हॉस्टल में आके वो किसी से कुछ कहे बिना ही अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जो लड़कियां उसका दिन पूछ रही थी वो उसे ऐसे कहीं खोया देख के आपस में कंधे उचका के अपने काम में लग जाते हैं। श्रुति अपने कमरे में आती है और अंदर से दरवाजे को बंद करके बेड के सहारे जमीन पे बैठ के रोने लगती है और रोते हुए कहती है,
हमारा पहला प्यार ही अधूरा रह गया, इसीलिए हम किसी से प्यार नहीं करना चाहते थे और न कभी किसी से किया था, लेकिन जब हुआ तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो प्यार न मिल पाने पे क्यों दिल बिना टूटे भी इतनी बुरी तरह उसमें दर्द हो रहा है क्यों? प्यार तो हमने किया था, न वो उसे अपने या न अपनाए ये तो उनका फैसला है, तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? पहले प्यार का पूरा न होने का इतना कहते हुए वो और रोने लगती हैं। उसे वैसे बैठ के रोते हुए काफी देर हो गया था और तभी राघव उसके कमरे में आता है, जैसे वो हमेशा की तरह आता है। वो चारों तरफ कमरे में नजर दौड़ता है तो उसे श्रुति अपने बेड से टेक लगाए हुए मुंह घुटने छुपाए बैठी दिखाती है, तो वो उसके पास आके जमीन पे बैठते हुए कहता है, क्या पार्टनर, मैं तुम्हें कितना कॉल कर रहा हूँ लेकिन कोई इतना नाराज होता है क्या कि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो? मानता हूँ हो गई मुझसे गलती कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन तुम तो जानती हो न कि हम सब तुम्हें कितना मानते हैं और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हम सबकी जान निकल जाती है। सॉरी, अब माफ कर दो न। इतना कह के वो अपने कान को पकड़ लेता है। राघव की आवाज सुन के श्रुति अपना सर उठाती है तो राघव की नजर उसके चेहरे पे जाती है। आंखें रोने की वजह से सूज गई थी, नाक गाल पूरे लाल हो गए थे और वो सिसक रही थी। उसकी ऐसी हालत देख के राघव हैरान परेशान सा उसके गालों को अपने हाथ में भरते हुए कहता है, क्या हुआ पार्टनर, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा या किया है? बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही श्रुति फिर से रोने लगती है तो राघव बेचैन होते हुए कहता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? अब तुम क्यों रो रही हो? तो श्रुति सिसकते हुए कहती है, राघव हमारे में कोई कमी है? तो राघव उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है और अगर कुछ कमियां हैं भी तो उसे तुमने अपनी अच्छाई से उन कमियों को खत्म कर दिया है। वैसे भी किस इंसान में कमियां नहीं होती हैं? मुझे भी देख लो, मुझ में भी तो कितनी सारी कमियां हैं। राघव की बात सुन के श्रुति कहती है, अगर हम अच्छे हैं तो अभय सर ने हमें माना क्यों किया? हमारे प्यार को अपनाया क्यों नहीं? क्यों हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया क्यों राघव? तो राघव उसके सर को सहलाते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, पार्टनर, मेरी एक बात हमेशा याद रखना जरूरी तो नहीं है न कि हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे उतना ही प्यार करे, या जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं उसके बदले में हम भी उम्मीद करें कि वो हमारे लिए उतना ही करे, नहीं ना? उसकी बात सुन के वो उसे सवालिया निगाहों से देखने लगती है, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो राघव उसे समझाते हुए कहता है, देखो, हम प्यार और पसंद किसी को भी कर सकते हैं या किसी से भी हमें प्यार हो सकता है और उसके लिए हम अपना 100% देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जिनसे हम प्यार करते हैं या पसंद करते हैं वो हमें भी पसंद करे या प्यार करे। हम उससे जबरदस्ती तो खुद से प्यार नहीं करवा सकते हैं न, और कुछ देने के बदले में लेना भी हो जाएगा, वहाँ पे तो प्यार रहेगा ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि क्या जरूरी है किसी से ये उम्मीद करना कि अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो भी मुझसे प्यार करे? ये कहाँ लिखा है कि सामने वाला अगर आपको प्यार नहीं करता है तो खुद का प्यार उस इंसान के लिए बदल जाता है या खत्म हो जाता है? हम प्यार करते हैं उससे, बस यही काफी है, और उस प्यार में कोई उम्मीद नहीं करो कि वो हमसे कभी प्यार करेगा। और पता है, सबसे अच्छा प्यार वही होता है जिसमें आप किसी से उम्मीद ही न करो। हाँ, तकलीफ होती है लेकिन सामने वाले को खुश देख के वो तकलीफ भी खत्म हो जाती है। समझी? तो श्रुति बस उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी, फिर उसके सीने पे सर छिपा के रोने लगती है। राघव भी उसे कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसका भी तो दिल टूटे बिना ही टूट गया था, तो वो ये फीलिंग बखूबी समझ रहा था। वो बस उसके पीठ को थपथपाए जा रहा था और श्रुति अपने पहले प्यार के पूरा न होने का दर्द आंसुओं के जरिए निकाल रही थी। उसकी हाँ सुनते ही श्रुति उसे अनिश्चितता से देखने लगती है। तभी राघव उसके कंधे को पकड़ के उसे समझाते हुए बोलता है, हमें भी कुछ ही दिन पहले पता चला है, हमने सोचा कि तुम्हें बताए, लेकिन तुम्हारा गुस्सा। वो उसे अपनी सफाई दे रहा था कि श्रुति उससे दूर होते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि हम और हमने से तुम्हारे अलावा ये बात मिस्टर मल्होत्रा भी जानते हैं क्या? तो राघव उसे देख के बस सर को हाँ में हिला देता है। तो बस श्रुति उसे देखने लगती है और उससे बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। तो राघव उसका रास्ता रोक के उसके सामने आके कहता है, सॉरी पार्टनर, मुझे पता है कि हमें तुम्हें सब बताना चाहिए था, लेकिन हम दोनों को तुम्हारी भी चिंता थी, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना सही सोचा, फिर सही वक्त पे तुमको बता देते हम दोनों। श्रुति उसे देख के कहती है,
कौन सा वक्त राघव? क्या होता है? सही वक्त बोलो। अगर तुम और मिस्टर मल्होत्रा हमें पहले बता देते न तो आज हमें इतना वक्त नहीं लगता पायल के मुजरिम को ढूंढने में कि वो आर्यन ही है। अगर वो सूरज है और अगर उसने रिया के साथ इतना गलत किया है तो बात तो साफ साफ है न कि पायल का भी मुजरिम वही है। अगर तुमने हमें पहले बताया होता तो अब तक हम मिलके उसे सलाखों के पीछे कर चुके होते हैं, लेकिन तुम लोग ने हमें कुछ नहीं बताया। इतना कह के वो उसे एक नज़र देखती हैं, फिर आगे कहती हैं, राघव तुम भी अभय सर के बातों में आ गए। तुम्हें भी यही लगता है क्या कि हम अपनी वजह इस तुम सबको भी परेशानी में डालते हैं या अपना दिमाग इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं? हम अभय सर के सोच को हम नहीं बदल सकते, लेकिन तुम भी। तो राघव उसे सफाई पेश करते हुए कहता है, नहीं पार्टनर, ऐसा नहीं है। हम दोनों बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और वो इतना खतरनाक इंसान है, उससे तुम्हें भी तो बचना था। राघव की बात सुनते ही श्रुति उस पे झुंझलाते हुए कहती है, इनफ राघव, हम कोई कमजोर या अबला लड़की नहीं है कि कोई भी हमारे साथ कुछ करेगा और हम उसे ऐसे ही जाने देंगे। हमें न तुम्हारे मदद की जरूरत है और न मिस्टर मल्होत्रा के। हम अकेले भी कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे और उनके दिमाग में हमारे लिए क्या चलता रहता है। अगर हमें कुछ होना होगा तो वो होके रहेगा, न तुम बचा सकते हो न कोई और दूसरी बात, हम दूसरे से क्या ही उम्मीद करें जब अपने ही हमसे सारी बात छिपा रहे हैं, तो औरों से कोई मतलब ही नहीं है। इतना कह के वो जाने लगती है तो राघव उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो श्रुति घूरती है और कहती है, हम खुद जा सकते हैं और हमें कॉल या हमारा पीछा मत करना। इतना कह के वो वहां से चली जाती है और राघव बस उसे जाता देख रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अगर श्रुति को ये बात पता चलेगा तो वो ऐसा रिएक्ट करेगी। दूसरी तरफ मल्होत्रा निवास में अभय अपने कमरे में आता है और अपने बैग को बेड पे रख के फ्रेश होने के लिए अपने बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही समय में अभय अपने बाथरूम से बाहर आता है और शीशे के सामने खड़े होके अपने बाल को टॉवेल से पोंछने लगता है। तभी उसे आज श्रुति की सारी बात ध्यान आता है तो वो सोचने लगता है। तभी उसे शीशे में उसका अपना ही अक्स देखता है जो उसे देख के पहले हाय कहता है और कहता है, सो मिस्टर अभय मल्होत्रा, क्या सोचा है आपने? कैसे जवाब देंगे आप अपनी श्रुति को? तो अभय उसकी बात सुन के उसे घूरते हुए कहता है, वो मेरी नहीं है। और कैसा जवाब? तो अभय का अक्स उससे कहता है, अरे यही कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? तो अभय अपने अक्स की तरफ पीठ करते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो अक्स उसके सामने बेड पे आके आराम से बैठते हुए कहता है, मेरा मतलब तो साफ है, यही कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? तो अभय अपने अक्स की तरफ पीठ करते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो अक्स उसके सामने बेड पे आराम से बैठते हुए कहता है, मेरा मतलब तो साफ है कि तुम उससे प्यार करते हो। तो अभय उसे देख के गुस्से से कहता है, नहीं करता हूँ उससे प्यार, मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करता हूँ और किसी से मैं प्यार नहीं कर सकता। ये सुनते ही वो अक्स बस मुस्कुरा देता है। फिर उसका अक्स अभय के पास आके उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तो ठीक है, फिर जाके उसे साफ साफ मना कर दे न क्यों बेवजह उसे तकलीफ दे रहा है। तुम उससे प्यार नहीं करते हो। अगर तुम क्लियर हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो तो तुमने उसे साफ साफ मना क्यों नहीं किया? तो अभय उससे दूर होके झुंझलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। ये सुन उसका अक्स मुकुराते हुए कहता है, फिर जाओ तुम उसे साफ साफ मना कर दो, बेवजह उसे तकलीफ न दो। तो अभय उसका जवाब देते हुए, इसलिए तो मैं उससे ऐसे बात कर रहा हूँ कि वो मुझसे दूर रहे और उस तकलीफ से बचे जिससे मैं अभी भी गुजर रहा हूँ। दूर से दिखने में अच्छा होता है ये एक तरफा प्यार, लेकिन उस शख्स से कोई पूछे कि जिससे वो प्यार करता है वो उसे न चाह के भी उसके खुशी के लिए उसे किसी और के साथ देखना पड़ता है, अपनी खुशियों और बिना किसी उम्मीद के उससे प्यार करना पड़ता है और हमें उसकी खुशी के लिए उसे जाने देना पड़ता है। उस वक्त कितनी तकलीफ होती है वो कोई बयान नहीं कर सकता। बस मैं उसी तकलीफ से उसे बचा रहा हूँ कि उसे मुझसे प्यार करने से कुछ नहीं मिलेगा और ये एक तरफा प्यार कितना तड़पता है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बस इसीलिए उसे मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। ये सुन उसका अक्स कहता है,
लेकिन भूलो मत, तुम तब भी उसे तकलीफ ही दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है उसे पता नहीं होगा कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, लेकिन वो यही बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है कि उसकी जो भी बची कूची उम्मीद है वो भी खत्म हो जाए। वैसे भी उसे बस तुमने इतना ही समझा है। भूलो मत, वो दूसरी लड़कियों की तरह कमजोर नहीं है जो तुम्हारे ना करने पे टूट जाएगी। नहीं, बल्कि वो तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करेगी। हाँ, एक पल के लिए वो लड़खड़ागी लेकिन वो टूटेगी नहीं। ये सुनते ही अभय कहता है, लेकिन अधूरी मोहब्बत अच्छे अच्छे इंसान को भी तोड़ देती है कभी कभी। तो वो अक्स कहता है, तुम अपनी बात कर रहे हो। तो अभय उसे देखने लगता है। तभी वो अक्ष उससे आगे कहता है, लेकिन कभी कभी अधूरी मोहब्बत आपको उस वक्त हिम्मत देती है जब आपके सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और आप जिससे प्यार करते हो उसे याद करके अपना आगे का रास्ता बनाएगी। अपने अक्स की बात सुन के अभय एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी वो अक्स आगे कहता है, वो काफी स्ट्रोंग है। तुम्हारी इन बातों से वो एक पल के लिए लड़खड़ाएगी लेकिन वो टूटेगी नहीं, बल्कि वो अपनी अधूरी मोहब्बत को अपना ताकत बना के वापस से उठेगी जैसे तुमने किया था। उससे भागने से अच्छा है कि उसे जाके साफ साफ अपनी बात कह दो, समझे मिस्टर अभय मल्होत्रा। इतना कहता हुए उसका अक्स वहां से गायब हो जाता है और अभय उसकी बातों को सोचने लगता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है और वो फोन उठा ले कुछ कहता कि उधर से राघव की परेशान सी आवाज आती है। मिस्टर मल्होत्रा, पार्टनर को सच पता चल गया है सूरज का। ये कि आर्यन ही सूरज है और उसे न बताने पे वो मुझसे और आपसे काफी नाराज है। तभी अभय उसकी बात सुन के कहता है, लेकिन उसे कैसे पता चला? तो राघव कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया नहीं और पता नहीं कहाँ चली गई है। अपने पीछे आने से भी मना की है। अभय उसकी बात सुन के एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। अभी रात काफी हो गई, सुबह उससे बात करता हूँ। इतना कह के वो फोन रख देता है और पता नहीं किस सोच में खो जाता है। अगला दिन हॉस्टल। श्रुति अपने कमरे में बैठी हुई थी और न जाने कब से क्या सोचे जा रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब ऐसा क्या करे कि सूरज उसके चाल में फंस जाए और सारा गुनाह खुद ही काबुल कर ले। वो ये सब सोच रही थी कि उसका फोन बजता है तो वो फोन उठा के देखती है तो राघव का कॉल था। तो वो गुस्से में उसका फोन काट देती है और फिर से सोचने लगती है। लेकिन फिर दोबारा से फोन बजता है तो इस बार अभय का फोन रहता है तो वो उसका फोन भी काट देती है और फोन को साइलेंट करके एक तरफ रख देती है और कुर्सी पे से उठ के इधर उधर चहलकदमी करते हुए सोचने लगती है। तभी जैसे उसके दिमाग में कुछ घूमता है तो वो अपने स्टडी टेबल के पास आके जल्दी से अपना फोन उठाती है और सागर को कॉल करती है। बनारस। सागर औंधे मुंह अपने बिस्तर पे आराम से सोया हुआ था क्योंकि कल ही उसने अपना सारा एग्जाम काम कर लिया था और आज वो आराम कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है तो पहले वो अपने कान पे तकिया रख लेता है, लेकिन जब फोन बार बार बजने लगता है तो वो बड़बड़ाते हुए कहता है, ये सुबह सुबह कौन है जिसे चैन नहीं है? एक तो इतनी अच्छी नींद आई थी और ये फोन। इतना कहते हुए वो फोन उठता है तो उधर से श्रुति एक सांस में बोल पड़ती है, सागर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। तो सागर अपने बेड के सहारे टेक लगा के बैठते हुए कहता है, क्या दी आप भी अभी आपने वक्त देखा है? तो श्रुति कहती है, सुबह के 10 बज रहे हैं, उठ जा कुंभकर्ण और जो हम कह रहे हैं वो करो। तो सागर कसमसाते हुए हाँ बोलता है तो श्रुति उसे सारी बात समझा देती है। तो सागर ओके कह के फोन रखता है, फिर काम पे लग जाता है। फोन में कुछ खिटपिट करके वापस से फोन को रख के सो जाता है। इधर श्रुति अपने हाथ में फोन को लिए हुए खुद से कहती है, बहुत अच्छा बनने का नाटक कर लिया आपने मिस्टर आर्यन। अब आपके होश कैसे उड़ते हैं वो देखना है हमें। अगर आपके मुंह से ही आपके गुनाह नहीं कबूलवाया तो हमारा नाम भी श्रुति सक्सेना नहीं। इतना कह के वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर आर्यन जो आराम से अपने घर में बैठा नाश्ता कर रहा था, अचानक से अपने फोन के मैसेज बीप की आवाज सुन के वो अपने फोन को देखता है। उसमें एक अननोन नंबर से मैसेज पड़ा देख वो उसे खोलता कि उसका पीए उसके पास आके कहता है, सर आज आपकी मीटिंग है तो आपको जल्दी से वेन्यू पे पहुंचना होगा और वहां पे आपके कंपटीटर भी पहुंच गए होंगे तो हमें भी वहां पे जल्दी से पहुंचना चाहिए। ये सुनते ही आर्यन अपने फोन को देखना छोड़ के वो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर हॉस्पिटल में पायल के पास रह के श्रुति बाहर आती है
और वो उस प्यून का पता करने के लिए वहां से जाने लगती है। तभी उसका कोई कलाई पकड़ता है, तो वो खुद को बचाने के लिए जैसे ही उसके तरफ अपने मुक्के को उसके मुंह पे देने वाली होती है कि अपने सामने अभय को देख के उसका मुक्का हवा में ही रुक जाता है और वो अपना हाथ छुड़ा के वहां से जाने के लगती है। ये देख अभय उससे कहता है, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो श्रुति उसकी तरफ बिना देखे कहती है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप भी झूठे हैं और आपके साथ रह के राघव भी झूठा बन गया है। हमें आप दोनों में से किसी से बात नहीं करनी है। इतना कह के वो फिर से जाने लगती है तो अभय उससे हल्के गुस्से से आवाज में बोलता है, मिस सक्सेना, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम बैठ रही हो कार में या नहीं? तो श्रुति उसका कोई जवाब नहीं देती है, बस अपने ही धुन में चली जा रही होती है। ये देख के अभय गुस्से से उसके हाथ को पकड़ता है और जबरदस्ती उसे अपने कार में बैठाने लगता है। तो श्रुति उसे देख के गुस्से से कहती है, ये क्या बदतमीजी है आपकी? तो अभय उसे घूर के देखते हुए बोलता है, सीधे तरीके से कुछ कहता हूँ तो तुम्हें कहाँ पल्ले पड़ता है कोई बात? अगर तुम्हारे लिए ये बदतमीजी है तो मुझे ये भी मंजूर है। तो श्रुति उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोलती है, आप हमें छोड़िए वरना हम शोर मचा देंगे। उसके इतना कहते कहते में वो उसे कार के पैसेंजर सीट पे बैठा देता है और खुद भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है।